So let's start. How to start? How to start? Let's start. Extended talks में बिल्कुल वेरी बेसिक्स में आपको बातें बताऊंगी कि आपने जस्ट लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट टाइम, बिल्कुल एक एबीसी सेशन है ये, ठीक है। और सबसे पहले तो भाई कांग्रेचुलेशन, एक बहुत बड़ा आपने जो है ना करें पहाड़ सर किया है। इट्स मीन 70% डन। इफ यू हैव क्लियर्ड योर थ्योरी, इसका मतलब ये है कि 70% जो है ना तुम लोग ये एग्जाम पास कर चुके हो। अब आपने सिर्फ 30% प्रिपेयर करना है। हाल दो होल डिग्री तो पार्ट 2 की आपको टॉक्स पास करके ही मिलेगी, लेकिन इस सफर में जितनी एफर्ट थी ना उसका 70% हो चुका है। दिस इज गुड न्यूज, ठीक है। और बैड न्यूज ये है कि अभी भी सफर जारी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, ठीक है। ओके, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कल से आप लोगों का रिजल्ट आया जो मुझे मिल रहे हैं वो ये है। आप ऐड भी कर सकते हो अगर आपको लगे कि मैंने कोई मिस किया है कि एक्सटेंडेड टॉक्स है क्या फॉर्मेट। पहले तो हमें पूरी ट्रेनिंग में यही बताया गया कि लॉन्ग केस था, उसी पे आप लोगों की प्रिपरेशन हो रही थी। अब एग्जाम से जो है पहले आपको पता चला है कि एक्सटेंडेड टॉक्स भी आप पहली दफा ही अपियर हो रहे हो, रिपीटर्स जो हैं वो सेकंड दफा अपियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सटेंडेड टॉक्स फॉर्मेट बताती हूँ। प्रीवियस सक्सेस स्कोर क्या था, वैसे तो मुझसे पूछो ना सेम ही है। जो परसेंटेज पहले थी पास करने की सीपीएसपी की अभी भी वही है। मेजोरिटी अभी रूमर्स थे कि ये एक्सटेंडेड टॉक्स ज्यादा इजी है, इसमें जो है पासिंग रेट बढ़ जाएगा। लेकिन जब मैंने कंपाइल किया अपना डाटा, और लकीली ये है कि अभी मेडोमी लर्निंग बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसपे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं और मैक्सिमम पास भी होते हैं, तो मुझे डाटा कंपाइल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे आराम से पता चल जाता है कि सीपीएसपी का क्या नेचुरल डेटा होगा। तो मुझे तो वो सेम ही लगा है, जैसे मेरे लॉन्ग केस के बच्चे पास होते थे हर 10 में से 3-4 भी ज्यादा है ऐसे, 2-3 अभी भी वही है, बिलीव मी। हाँ, लेकिन इसको पास करना कैंडिडेट के लिहाज से इजी है, उसको पता है कि मैंने किन डोमेन पे वर्क करना है। पहले तो लॉन्ग केस में ब्लाइंड था ना सब कुछ ही, अब ब्लाइंड नहीं है, ठीक है। अब ये है कि कैंडिडेट को पता होता है कि मैं क्यों फेल हुआ हूँ और मुझे क्या करना है। लॉन्ग केस में तो पता ही नहीं होता था ना, वो बट छोड़ो, अलग कहानी है। बट ये है कि इस एग्जाम में अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो ना, थोड़े से भी स्मार्ट हो, मैं इस पे तो नहीं कहती तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग थ्योरी पास करके आए हो, तुम लोग पढ़े लिखे हो, जहीन हो, बट अगर तुम थोड़े से भी स्मार्ट हो तो ये पेपर इजी है पास करना, कर लोगे। किया भी है लोगों ने, आई विल शो यू सक्सेस स्टोरी, कितने लोगों ने किया। जब इन्होंने किया तो तुम लोग भी कर लोगे, ठीक है। तो हाँ, मैं आई विल शेयर देयर स्टोरीज, याद करा देना, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, ये तो सेशन ही इसी चीज पे है। अच्छा, सुपरफिशियल नॉलेज है, शुड आई रिवाइज करिए कि नहीं भाई, नो नॉट एट ऑल। जिस सुपरफिशियल नॉलेज से तुम लोगों ने थ्योरी पास किया ना, उसी सुपरफिशियल नॉलेज से तो ये टॉक्स भी पास हो जाएगा। दोबारा थ्योरी के साथ चिपकने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरी रिवाइज करवानी होगी वो मैं करवा दूंगी सेशन में। व्हाट इज एन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वे टू पास दिस एग्जाम। देखें, आइडियल वे तो बहुत है जबरदस्त, इसका तो क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता। आइडियल तो ये है ना कि 24/7 बैठ जाओ किताबें उठा के, रोल प्लेयर भी घर में आ जाए प्रैक्टिस करने के लिए, बच्चे भी खामोश हो जाए, बंदा भी जो है हेल्पिंग हो जाए, ससुराल वाले भी अच्छे हो जाए, छुट्टियां भी मिल जाए। ऐसा तो होगा नहीं, तो आइडियल वे तो कोई भी नहीं है। लाइफ है ही नहीं आइडियल, नथिंग इज आइडियल। आइडियल वर्ड तो है ही नहीं दुनिया में, ना एग्जाम में, ना दुनिया में, ना कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिकल आप हो जाए, ठीक है, प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा। हाउ यू शुड बी प्रैक्टिकल टू पास दिस एग्जाम, आई विल शेयर टिप्स। सिलेबस है क्यों नहीं है, पहले लॉन्ग केसेस में सिलेबस नहीं थे। मतलब ये कि 90% लोगों को वही डायबिटीज के इंपॉर्टेंट केसेस आते थे, डायबिटीज, एनीमिया, हाइपरटेंशन, और गायने में 90% लोगों को मिलता था बैस एब्डोमेन, फाइब्राइड, एचएमबी, इनफर्टिलिटी। और 10% लकी भी अनलकी भी होते थे जिनको एक टॉपिक मिलता था, मोलर मिलता था, ब्रेस्ट में मिलता था। अब ऐसा नहीं है। अब वही 10 स्टेशन हैं जो आपके हैं, और आपसे जो मतलब स्टैंडर्ड हो गया, वही पेपर है जिस पे बाकी लोग पास हो रहे हैं। आपके लिए कोई डिफरेंट रेयर केसेस नहीं है, ठीक है। अच्छी बात ये है, और सिलेबस भी अच्छी बात ये है, इन्होंने डोमेन सेट कर दी है, आप उनमें रहेंगे, आप स्मार्ट तरीके से अप्रोच करेंगे, यू विल कंप्लीट सिलेबस एंड यू विल पास इंशाल्लाह।
हाँ, टिप भी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब भी। आप वैसे 90% लोगों के बच्चे हैं, 90% लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो उसके साथ एग्जाम पास करना हाँ हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना आइडियल कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल यही है कि हम खवातीन हैं, हमने घर भी संभालना है, हमारे बच्चे भी हैं और इन लॉज भी हैं और बहुत सारे मसले हैं हमारे, हमने इसी मसलों में पास होना है, लोग इन्हीं में पास होते हैं। ठीक है, रोना पिटना नहीं है इस पे कोई। हाँ, आप अकेले हैं, आप पे कोई स्टडी पार्टनर नहीं है, तो आप क्यों अकेले हैं ना। आप एक तो अपनी बात अपने देखें कि आप मीन हो, आप खुद ही सब कुछ करते हो, अपने स्टडी पार्टनर से शेयर नहीं करते, तो नोबडी विल लाइक यू। जनरस बने, शेयर करें नॉलेज, पार्टिसिपेट करें, दूसरे को सुनने का तहम्मुल हौसला रखें, लोग विल लाइक यू। ठीक है, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है जिंदगी, फिर तो लाइफ में भी स्टडी पार्टनर ने छोड़ देना है। ओके यार, फिर भी आप बहुत अच्छे हो, फिर भी लाइफ पार्टनर सॉरी स्टडी पार्टनर नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है। मेरे मैंने स्टूडेंट्स कोयटा से हैं, कोई पता नहीं अंदरून से है, कुछ ऐसे हैं कि दे आर नॉट डूइंग जॉब, और जहाँ जॉब कर रहे हैं वो गायनी की नहीं है, मतलब सर्जरी में है, डर्मा में है, और फिर डिफिकल्ट है कि स्टडी पार्टनर मिले। तो यार है ना सोशल मीडिया का दौर, फेसबुक पे अनाउंस कर दो, कोई रावलपिंडी से है, कोई इस्लामाबाद से है, लाहौर से है, लोग का बैचअप हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, नहीं मिलता सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप पे एक दो जो जो उनको आप जानते भी नहीं, उनसे भी स्टडी की जा सकती है। या फिर आप मेरे जैसे हो, मैंने कैसे स्टडी की थी, मेरे पास कोई स्टडी पार्टनर नहीं था, और जहाँ मैं गई थी वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा था जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मुझे आती नहीं थी पश्तो, सारे पेशेंट पश्तो के, तब तो खैर लॉन्ग केस था, और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पश्तो में ही बात करते थे पेशावर वही जगह है जहाँ राउंड भी पश्तो में होते हैं, अरे बिल्कुल ब्लैंक चिट, कुछ नहीं आता जाता, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी। आई स्टार्टेड टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, रिकॉर्डिंग शुरू कर करके खुद को मैंने सुनाया। बंदा सबसे बड़ा जज अपना खुद ही होता है। तो दिस रियली वर्क्स। टाइम मैनेजमेंट सही हो गई कि 10 मिनट में आपने केस सुनाना है तो बस सुनाना, हमारे भी 10 मिनट ही होते थे सुनाने वाले, तो मैंने टाइम आउट कर लिया था, और जब तक मैं 10 मिनट या 9 मिनट तक मेरी तैयारी नहीं पहुंची, मैं तो रुकती नहीं थी, चाहे मुझे 50 दफा रिकॉर्ड करना पड़े। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो टिप्स यही है आप लोगों के लिए कि अच्छी बात तो ये है कि घर वालों से ताल्लुकात अच्छे रखो। ठीक है, हर जगह जंग करने की जरूरत नहीं है, एक जंग कर रहे हो वो काफी है, एक ही जंग चूज करें। अब मैंने स्टूडेंट्स आर अपियरिंग इन MRCG2, similar at the same time they were preparing for FCPS. भाई how you can compare two battles at the same time? वो डिफरेंट एग्जाम है, उसका अपना माहौल है, आपका एग्जाम तो टोटली डिफरेंट है, उसका अपना माहौल है, तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहोगे। देखो वाइजली अपनी जगह चूज करनी है, वाइजली, बिल्कुल फजूल के किसी से पंगे नहीं लेने, किसी के साथ नेगेटिव नहीं होना। इन जब तक एग्जाम पार्ट 2 का पास नहीं होता ना, आप मीन भी ना बनो, आप अच्छे बन जाओ, वैसे तो अल्लाह करे जिंदगी में भी अच्छे बनो, लेकिन जब तक तुम लोगों का पार्ट 2 नहीं निकलता, तुम लोग अपने पलुओं से मेरी बात मान लो, तुमने किसी से नहीं लड़ाई करनी। बंदा लड़ाइयों में ना इतनी नेगेटिव एनर्जी आपकी लगती है, आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं, और ये एग्जाम पॉजिटिव एटीट्यूड से ही पास होने वाला है। ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प ले लो किसी की, बहन भाइयों से अच्छा सलूक रखो, कोलीग से ज्यादा अच्छे बन जाओ, कोई किसी की हेल्प करोगे तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा ना। ठीक है, और खामोश हो जाओ, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको जिंदगी में पसंद नहीं है, बट अभी 1-2 महीने खामोश हो जाओ, बाद में देख लेना। ठीक है, ओके। तो एक तो जिंदगी में जो है ना, टॉलरेंस क्रिएट करो, लाइफ में भी पैदा करो इस चीज को, लोगों को बर्दाश्त करना सीखो, और एक वक्त में एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। खवातीन बहुत बुरी होती है मल्टीटास्किंग में, कोई शादी पे जाना है, या अपनी शादी है, या कोई बच्चे की सरमनी है, या जो व्हाटएवर यू आर गोइंग टू प्लान, यार फिर वाइजली अपनी चीजों को ना प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, अगर हस्बैंड का एग्जाम हो रहा है तो आप ना अपेयर हो, कोई कहमत नहीं आ रही। तो एग्जाम जिंदगी के लिए कोई जरूरी नहीं है, रोना पीटना नहीं है, नहीं पास हो रहा कोई मसला नहीं। अभी इतने सारे मुझे कल से मैसेजेस आए हुए हैं कि बस बहुत मुसीबत है, भाई ना करो ये पेपर, अभी अटेम्प्ट अपनी ना करो। चलो फर्स्ट अटेम्प्ट तो खैर स्किप नहीं कर सकते, इफ यू आर अपेयरिंग इन सेकंड एंड थर्ड टाइम, अगर आपकी जिंदगी में और बहुत मसले हैं तो पहले उनको सॉल्व कर लो, जरूर एक मिजरेबल लाइफ गुजारनी है। होएवर, जब आपने प्लान कर लिया एग्जाम में अपेयर होना तो गिव योर बेस्ट। ठीक है, अननेसेसरी जो है कोई काम नहीं करना, और अगर जॉब से छुट्टी मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर समटाइम ऐसा भी होता है कि आप अपनी शिफ्ट चेंज कर सकते हो, मैंने भी एंड डे
जब तक मेरा एग्जाम था उस दिन तक जॉब की थी, कोई छुट्टी नहीं मिली थी। तो बट आई हैव डन, मैंने लोगों के साथ नाइट एक्सचेंज कर ली। नाइट पे काम थोड़ा कम होता था, पढ़ने का टाइम मिल जाता था और मैं आई वॉज कंफर्टेबल। तो इस तरह से भी आप अपनी शिफ्ट चेंज कर सकते हो, या फिर अगर अनपेड भी छुट्टी लेनी पड़े तो यार ले लो। ये मत करो आधी हाफ हार्टेड प्रिपरेशन के साथ प्री मेच्योर अटेम्प्ट के साथ एग्जाम में बैठ जाओ, वो फिर बहुत बुरा है। एक तो अटेम्प्ट ही मेच्योर नहीं थी, लेकिन वो काउंट भी हो गई और आपका मोरल भी डाउन हो गया। तो अव्वल तो प्रायोरिटाइज करो अपनी जिंदगी के सारे इवेंट्स को, उसमें अगर एग्जाम की इंपॉर्टेंस है तो फिर इसको दो वाकई इंपॉर्टेंस। क्रिएट आइडियल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, हफ्ते का खाना बना के रख दो, फ्रीज कर दो, मेड भाग जाती है उसको ज्यादा पैसे दे दो क्या फर्क पड़ता है यार, तुम्हारी जिंदगी बहुत का मसला है, ठीक है। उसे उसको भी कंफर्ट रखो, वो भागे भी ना। और लॉन्ड्री के डेज फिक्स कर लो, बहुत सारे हैक्स हैं, मैं विल शेयर दोस्त, जैसे आप टाइम आपका बच भी सकता है अगर आपको छुट्टी नहीं भी मिले, ठीक है। लेकिन तैयारी बेहतरीन अंदाज से करनी है, इस तरह नहीं देना कि बहुत सारे जिंदगी में काम चल रहे हैं तो चलो पेपर पे दे आए। मोजा ही होगा, मोजे से थ्योरी पास फिर भी शायद हो जाए, टॉक्स नहीं होता। अच्छा, सिलेबस क्या है? अच्छा, मैंने ना अभी रिसेंटली अभी एफसीपीएस का बैच मेरा गुजरा है, उनके भी 5 डेज एग्जाम हुए हैं। परसों 11 अगस्त को एमसीपीएस का एग्जाम था उनका। उनके जितने स्टेशन थे और जो मेरी अपनी असेसमेंट है 4-5 साल से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, तो ये आपके मॉड्यूल हैं गायनी ओब्स के, एंटीनेटल और लेबर, इसमें मैंने पोस्टनेटल भी डाल दिया जिसमें डिप्रेशन और सेप्सिस और ये सारा कुछ आ गया, आप ब्रेस्ट फीडिंग के इश्यूज। फिर एक फेटल मेडिसिन, फीटल और मेडिकल डिसऑर्डर को मैंने एक ही में कंबाइन किया है, हालांकि दोनों डिफरेंट मॉड्यूल, ऑन्कोलॉजी है, यूरोगाइनी है, अर्ली प्रेगनेंसी है, जनरल गाइनी है, इन्फेक्शन, हालांकि दो डिफरेंट मॉड्यूल है, बट इनको फॉर ऑब्जर्वेशन मैं इनको सेम ही रखती हूँ। तो हुआ ये कि जो ओवरऑल स्टेशन बने आपके होते हैं 14 स्टेशन, अगर मैं काउंट करूँ तो उन 14 के स्टेशन में से आप यकीन करें 40% स्टेशन सिर्फ लेबर से आए हुए हैं, एंटीनेटल और लेबर से। अच्छा, लेकिन ये 40% में से जो 70% आए थे ना, वो सारे स्किल्स में आए थे। मैं आपको बताती हूँ 14 स्टेशन होते हैं, उसमें से आपके ना 3-4 स्टेशन स्किल्स के होते हैं, तो वो 3-4 स्टेशन में 70% स्टेशन लेबर से थे। रोल प्लेयर और शॉर्ट केसेस में ये बहुत कम आया, 1-2 आया, तो इसलिए मैंने स्कोर ही नहीं दिया इसको। तो आपने देखा अब आपके 2% आपका तो टोटल एग्जाम काउंट होगा। तो लेबर ऐसा स्टेशन मॉड्यूल है जिसको आप ना स्किप कर ही नहीं सकते, मतलब ये आपको पास और फेल करा सकता है, ये वो मॉड्यूल है। अच्छा, फिर आपके जो एग्जाम में जिस तरह के स्टेशन आते हैं ना, रोल प्लेयर आरपी मतलब रोल प्लेयर के साथ 3-4 स्टेशन होंगे, ठीक है। 5 से 6 स्टेशन शॉर्ट केसेस जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर डिस्कशन वो एग्जामिनर के साथ होती है। 3 स्टेशन अप्रोक्सीमेटली, कभी कभार 4 भी आए हैं, वो होते हैं स्किल पे। आपने स्किल अपनी परफॉर्म करनी होती है, मतलब कैसे आप सीपीआर कर रहे हो, कैसे आप जो है ईसीवी कर रहे हो, या शोल्डर डिस्टोशिया डिलीवर कर रहे हो, या कोई आईयूसीडी की डिवाइस इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपके 2 स्टेशन आए हैं क्लिनिकल गवर्नेंस से, और ये हमेशा ही आए हैं, ये फिक्स स्टेशन है, 2 तो आते ही हैं। तो इस तरह टोटल आपके 14 स्टेशन बन जाते हैं। तो लेबर मॉड्यूल में जो 70% स्टेशन हैं, मतलब 3 स्टेशन आप ये समझ लें आपके एग्जाम में आने ही लेबर से हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है, इसको बड़े अच्छे से प्यार से करेंगे सॉल्व। अच्छा, फीटल एंड मेडिकल डिसऑर्डर से जो है ना, जो स्टेशन ये 20% ही आया है, और इन 20% में भी ना 50-50% ये रोल प्लेयर के साथ आया, ये शॉर्ट केसेस के तौर पे आया, दे आर ना, ये क्लिनिकल गवर्नेंस में नहीं आए और ये स्किल में भी नहीं आए। और फीटल मेडिसिन और मेडिकल डिसऑर्डर है क्या, सारा थ्योरेटिकल ही है ना, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया और एनॉमलीज, आईयूजीआर, न्यूनेटल स्क्रीनिंग, आईयूडी, यही सब चीजें हैं। तो अगर आप थ्योरी में अच्छे हो तो ये फीटल एंड मेडिकल डिसऑर्डर आप कर लोगे आराम से पास, ठीक है। ऑन्कोलॉजी का जो 70% स्टेशन आए हैं ना, वो स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे आए हैं। 1-2 स्टेशन रोल प्ले के साथ आए हैं कि पेशेंट को जो है मतलब प्रेगनेंसी के बाद से ब्लीडिंग स्टार्ट है, मतलब मोलर निकल रहा है, कोई बायोप्सी लेके आ गया उसमें मोलर आ गया, फिर आपने फर्दर क्या हिस्ट्री देनी है, मतलब 1-2 स्टेशन ऑन्कोलॉजी के रोल प्ले के साथ आए हैं।
बट 70% ये स्टेशन स्ट्रक्चर डिस्कशन के साथ होता है, तो यहाँ भी थ्योरी काम करेगी। इफ यू आर गुड इन योर थ्योरी, इनकोलॉजी में अगर आपकी अच्छी स्टेजिंग है, उसकी स्टेज वाइज ट्रीटमेंट और रिकरेंस और सर्वाइवल और हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट एंड प्री ऑफ अच्छा है, तो ये स्टेशन आप पास कर लोगे, ठीक है। और आप चूंकि आपने अभी थ्योरी की है तो आई ज्यूम कि आपको आता भी होगा। और हमने अगर इफ यू आर फ्रॉम माई सेशन तो आपको बताना कितने प्यार से ऑन्कोलॉजी पढ़ा है। ऑन यूरोगाइनी आपके टोटल पेपर में 20% इसका रोल है, लेकिन 70% ये स्किल्स में टेस्ट होता है। कभी कभार प्रोलैप्स का स्ट्रक्चर डिस्कशन आई है, एक दो दफा आई है, बट 70% ये पॉप क्यू आ गया, इसमें सर्जरीज आ गई, ठीक है, यूरोगाइनी के ग्राफ्स आ गए। तो परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो लेबर की है, यूरोगाइनी की है और कॉन्ट्रासेप्शन की है। अगर आपने स्किल के परफॉर्मेंस के स्टेशंस में 100% लेने हैं तो यू कांट स्किप लेबर, यू कांट स्किप कॉन्ट्रासेप्शन एंड यू कैन नॉट स्किप यूरोगाइनी, ठीक है। तो इसमें आपने अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है। फिर हम आ जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, ये इसने टोटल पे को ना 10% ही कवर किया है, लेकिन हमेशा ही आया है, हमेशा ही आया है। हर दूसरे पेपर में टॉपिक आया, हर दूसरे पेपर में सेप्सिस यूट्राइन परफोरेशन आई है, हर दूसरे पेपर में। और वैसे आया भी एक ही दो ही है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में लोग मोलर भी डालते हैं, मैंने मोलर ऑन्कोलॉजी में डाला इसलिए 10% आ गया, वरना मोलर भी डालू तो भैया 20% है। और यूजुअली अर्ली प्रेगनेंसी रोल प्लेयर के साथ आए स्टेशन या फिर शॉर्ट केस, स्किल्स में और क्लिनिकल गवर्नेंस में ये नहीं आए। एक क्लिनिकल गवर्नेंस में मिसकैरेजेस का ऑडिट आया है, वो मैं करवाऊंगी आपको, बट ऑडिट आता है तो फिर मिसकैरेज भी आता है। जनरल गायनी और इन्फेक्शन टोटल एग्जाम का 30% करते हैं कवर। इसमें आप सम इनफर्टिलिटी है, एचएमबी है, आप देखें कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेनोरियाज हैं प्राइमरी सेकेंडरी, और फिर इन्फेक्शन आ गया, टॉर्च आ गया, ठीक है, रैश अप्रोच आ गई, सारा कुछ। इसमें ये भी 50-50 था, मतलब आधे स्टेशन रोलर के साथ आए थे, आधे शॉर्ट केसेस मतलब एग्जामिनर के साथ थे, शॉर्ट केसेस स्ट्रक्चर डिस्कशन बोल रहे हैं उसको। बट इसमें से हम निकाल दें कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि वो प्योरली स्किल बेस्ड था। पीपीआईसीडी हर दूसरे पेपर में आया होगा, अभी भी एमसीपीएस में भी आया, उससे पहले 5 अगस्त को भी आया, 5 जुलाई को, 4 जुलाई को एफसीपीएस में बहुत रूटीन से आया ये, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह ये हमारा सिलेबस है, हम भी इसको ऐसे ही कवर करेंगे। जब मैं आपको लाइव सेशन की डिटेल बताती हूँ, यू विल सी कि हमने हर एस्पेक्ट को कवर किया, हर एस्पेक्ट हम कैप्चर करेंगे इंशाल्लाह। बट क्लिनिकल गवर्नेंस में आपने 3 स्टेशन ही करने हैं, वो बहुत इसमें डिटेल है, बट अगर आप ये 3 कर लो तो 100% स्टेशन इसी से ही आए हैं। मतलब हाउ यू विल टीच यूर जूनियर, ऑडिट आ गया या क्रिटिकल अप्रेजल आ गया, यानी टॉपिक की टीचिंग किसी भी टॉपिक पे आ सकती है, ठीक है। ऑडिट किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, क्रिटिकल अप्रेजल किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, अगर आप उसके कंपोनेंट्स आते हैं और अपनी थ्योरी अच्छी है तो यू आर गुड इन दिस, इसमें क्या परेशानी है। स्केल्स और क्लिनिकल गवर्नेंस तो ऐसे स्टेशन है ना जिनका यू नो दे आर आउट, ये वो स्टेशन हैं जिनका पेपर आउट हुआ है और आने ही आने, आप 100% सिक्योर कर सकते हो इनमें। तो जहां आपको प्रॉब्लम होगी ना, ये रोल प्लेयर के स्टेशन में प्रॉब्लम होनी है, शॉर्ट केस भी अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, टीचिंग में यूजुअली कोई भी टॉपिक आ सकता है, लेकिन जो मैंने देखा है एमसीपीएस एफसीपीएस का जो एग्जाम हुए इसमें ट्रेंड, इसमें ज्यादातर लेबर से ही आई है टीचिंग, जो कॉन्ट्रासेप्शन से आई है, यूरोगाइनी से आई है, कैपेसिटी बता दो, पापक्यू सिखा दो, ईसीवी सिखा दो, आईएसओडी इंजर्शन सिखा दो, लेबर में ऑब्वियसली ईसीवी आया हुआ है या इंडक्शन आया हुआ है एज एन ऑडिट। तो आपने देखा लेबर कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल द रोल प्ले और शॉर्ट केसेस में नहीं डिस्कस हुआ, बट स्किल्स और क्लिनिकल गवर्नेंस में 70% ये टॉपिक आपको असेस किया गया। ऑडिट में लेबर में जैसे इंडक्शन का ऑडिट आ सकता है, हाउ यू विल रिड्यूस सिजेरियन सेक्शन रेट, इक्लम्शिया का ऑर्डर, बट ऑडिट में भी फेवरेट टॉपिक ना लेबर ही है, ठीक है। तो आपने ध्यान से, अब ये है तो स्किल बेस्ड, आपने परफॉर्मेंस कर ली, बट अगर आपको पता है ईसीबी की परसेंटेजेस क्या हैं, इंडक्शन के फेलियर रेट्स क्या है, मेथड्स क्या हैं, तभी ऑडिट बनाओगे ना, वरना कैसे आप इसको इम्प्रूव करोगे। तो थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी लेबर के लिए भी। क्रिटिकल ऑपरेशन यूजुअली दे आस्क किसी पंफलेट के मांगते हैं या डिस्चार्ज स्लिप के मांगते हैं, ठीक है। और जो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इट कुड बी एनी टॉपिक, बट डिस्चार्ज स्लिप, कॉन्ट्रासेप्शन और आर्टिकल ऑपरेशन ये 80% आया है। तो इसका कहने का मकसद ये है कि स्किल और क्लिनिकल गवर्नेंस को आप निकाल दें, ये 2 दिन में कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका आप हर एक को पता है कि इसमें आना क्या है। तो टफ टाइम आपको रोल प्लेयर में मिलेगा और कम टफ टाइम आपको शॉर्ट केसेस में मिलेगा। तो स्किल्स आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, घर में गुड्डा खरीद लो, लेबर उस पर कर लो, ठीक है।
एक मॉडल बना लो 20 इंच का, फॉर्म के 2 टुकड़े जोड़ के, उस पे 20 इंच भी लगाओ, पीपीएच के सूचर्स भी लगाओ, उस पे ओसिस भी प्रैक्टिस कर लो। बट यू हैव टू डू, आपने एक एपी सेट खरीदना है, वो व्हाट्सएप होता है, उसमें निडल होल्डर होता है, 2-4 धागे खरीद लो या ले आओ वार्ड से पूछ के लाना पर ठीक है, तो घर बैठ के भी स्किल्स हो जाती है। ये स्किल्स बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यू हैव टू ज्वाइन ऑनलाइन वर्कशॉप। मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्कशॉप के साथ। इतने लोग होते हैं, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता। वो बहुत, मतलब मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता था, कोई देता ही नहीं था इंस्ट्रूमेंट और मेरी कोई पर्सनालिटी ऐसी भी नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़ा करती, बस चुप करके आ जाती थी, घर आके ही बस किया सब कुछ, तो आ गया था। यूट्यूब जिंदाबाद, हर चीज का इलाज यूट्यूब है, स्किल्स में हर चीज का इलाज यूट्यूब है। मुझे तो लगता है कि ट्रेनिंग में 4 साल सीखा है और उसका इतना ही परसेंट मैंने शायद यूट्यूब से सीखा है, और स्टिल आई एम लर्निंग। वैसे यूट्यूब बहुत अच्छा है। अच्छा, तो स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं, लेकिन फोर्सेप और डिवाइस के लिए आप 1 या 2 दिन जाएं वार्ड में, जो आपकी डमी है या आपका जो रूम होता है जहाँ आपको ये स्किल्स समझाई जाती हैं, किसी भी अच्छे टीचिंग सेशन में होता है ऐसा रूम, या गैजेट्स होते हैं, ओटी में जाएं, आप जाके हैंडलिंग एक दफा जरूर कर लें। फिर मुश्किल हो जाता है फिर ना, अगर आपने सिर्फ यूट्यूब भी देखा ना तो फिर फोर्सेप उठाया नहीं जाता राइट लेफ्ट का नहीं पता चलता। अब तो इंग्लिश भी देने लग गए हैं, तो वो तो फिर आपने कभी देखा नहीं होता। फोर्सेप में और कॉन्ट्रासेप्शन में, इसमें आपको हेल्प की जरूरत है। यू हैव टू गो वर्ड, अदरवाइज बाकी सारे के सारे काम आप यूट्यूब से कर लोगे, एंड आई विल टेल यू हाउ यू विल डू दिस। तो लाइक क्लिनिकल गवर्नेंस भी हो गया, टीचिंग भी हो गया, एडिट भी हो गया, क्योंकि हमें पता है कि 90% कहाँ से ये टॉपिक्स आए हैं और इनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, हमने अप्लाई करने हैं। और यही परफॉर्मेंस के 80-90% स्टेशन घर बैठ के कर लेंगे अच्छी हाई क्वालिटी वीडियो से, जो कि मैं भेज भी दूंगी। वैसे यू कैन सर्च करने में तुम्हारा टाइम ज्यादा हो गया, मैंने सर्च किए हुए हैं, आई विल शेयर, तो बस ये कर लोगे। अच्छा, अब स्ट्रक्चर डिस्कशन, बिलीव मी दिस इज द, सब पूरे पेपर में कुछ अच्छा है ना, ये स्ट्रक्चर डिस्कशन है। बिकॉज इफ यू नो अबाउट समथिंग टॉपिक तो आप पास हो। और सबसे पैथेटिक स्टेशन रोल प्लेयर का है, ये पेंडोरा बॉक्स है। जब तक रोल प्लेयर से बातचीत नहीं करोगे, यू नेवर नो व्हाट इज रिटन। और बातचीत कैसे करनी है ये आता नहीं है, बातचीत क्या करो ना फिर। चलो आगे चलने हैं। अच्छा, बुक्स कौन सी पढ़नी है? मेरी बुक है अभी एक्सटेंडेड टॉक्स की, इसमें मैंने 50 मॉडल्स पेपर बनाए हैं, और इसके अलावा इसमें जुलाई और अभी रिसेंट एमसीक्यूज के जो 10 के पेपर्स हैं वो भी ऐड किए हैं। तो दिस विल बी अ लाइफ सेविंग बुक, बस ये बन जाए आधी होगी आधी रहती है। टिल देन दिस इज माय अनदर बुक, दिस इज करंटली अवेलेबल एज वेल। इसमें सारे टॉक्स मॉड्यूल वाइज मैंने जमा किए हुए हैं, लेबर के, ऑन्कोलॉजी के, इन्फेक्शन के, यूरोगाइनी के। आपको आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में क्या आता है, और अकॉर्डिंग टू सीपीएसपी ही मैंने किया है, एंड दिस इज अवेलेबल एज वेल। MRCT 3 की बुक्स भी अच्छी हैं नो डाउट, पर कितनी बुक्स, इतनी ज्यादा बुक्स हैं, और हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैम, उनका तो फॉर्मेट ही डिफरेंट है। जिस अंदाज से आपका ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है जुलाई का और अभी अगस्त का MCPS का, उस अंदाज, वो अंदाज नहीं है अभी MRCT 3 का। मे बी वो इसको रीच करे, वन फाइन डे दे विल इम्प्रूव देयर सेल्फ। अभी तो हमारे जो एग्जाम आपसे जो ले रहे हैं वो खुद MRCT नहीं है, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग। ठीक है, बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए हैं अभी एग्जाम में, क्योंकि मैं तो 1-to-1 ही होती हूँ। पेपर जब हो जाता है तब भी पेशेंट बच्चों के साथ, और जब वो पेपर दे के आते हैं उसके बाद सेशंस डिस्कस करना, और फिर जब जो इश्यूज होते हैं एग्जामिनर के, वो भी तो एग्जामिनर को खुद भी नहीं पता था बहुत सारे स्टेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं। वो गाइडेंस ड्यूरिंग एग्जाम लाइव ले रहे थे कि इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। इवन लेबर केयर गाइड एग्जामिनर्स को नहीं आ रहा था, मजे की बात है। कम्युनिकेशन तो आप भूल जाओ, क्योंकि उनको खुद भी नहीं आती, हालांकि पार्ट तो है लेकिन मैं MRCT 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर डीलिंग पेशेंट, इंट्रोडक्शन कैसे कराया है, हाउ यू आर गुड इन योर क्लिनिक कम्युनिकेशन, आपने सेक्सुअल हिस्ट्री कैसे पूछनी है, आपने कंपोनेंट्स कैसे फॉलो करनी है, हर कंपोनेंट का नंबर है, बैठ रहे हो कैसे हो, मेडिकल डायग्राम यूज कर रहे हो नहीं कर रहे, पेशेंट को इन्वॉल्व किया डिस्कशन में, इन चीजों के बहुत नंबर होते हैं MRCT 3 में। बट करंटली अभी FCPS में नहीं ऐड हुए, बट इनका एम यही है, दे विल ऐड इट, दे आर ऑन इम्प्रूविंग प्रोसेस में है। बट अभी करंटली MRCT 3 बुक्स में इतना घूमने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट टू चूज एनी सिंगल बुक तो लिजा जोल अच्छी है। ये मैं भी पढ़ती हूँ आजकल, मैंने कौन सा मैं MRCT मुझे आती हूँ, तो मैंने खुद अब शुरू किया पढ़ना, तो मैं लिजा जोल पढ़ती हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे
जो है, जो जैसा एग्जाम हुआ है, मुझे कुछ खास हेल्प फील नहीं हुई इन बुक से ना कैंडिडेट्स को बताने के लिए। हाँ, मुझे जो फील हुआ है वो ये है कि इनके कुछ स्टेशंस हैं प्री ऑप पे, वो बहुत अच्छे हैं कि आपने ओटी लिस्ट कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, किसको कब रखना है, वही प्रायोरिटी बोर्ड वाले, लेबर बोर्ड की प्रायोरिटी कैसे करनी है और गायनी बोर्ड की प्रायोरिटी कैसे करनी है, किसकी क्या इन्वेस्टिगेशन भिजवानी है, इसके कुछ स्टेशन हैं ऑक्सफोर्ड में, लिटाजोल में। वो मुझे अच्छे लगे हैं, वो मैं आप लोगों को भी करवाऊंगी। तो अगर ये मास्टर थ्रू बुक्स नहीं भी पढ़ते तो काम चल जाएगा। ठीक है, वैसे ये बुक्स यही है, अगर आपने पढ़नी है तो फिर अब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, ओके। तो आप ये कीजिएगा ना, जिस दिन हमारा मॉड्यूल चल रहा होगा उन्हीं डेज में इन्हीं बुक से वो मॉड्यूल्स निकाल के एक दफा रीड कर ले, आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी, दैट्स ऑल। बट इम्प्लीमेंट नहीं होगी ये आपके एग्जाम में करंटली 1-2 साल तक। अच्छा, अभी जब कुछ भी स्टार्ट करना है ना, दो बुकलेट्स बना लो, 2 बुकलेट्स बना लें, इस किस्म की ले लें जिसमें ये रिंग फोल्डर होता है। इसमें ना ये होता है कि आप पेपर अटैच करते रहते हो। बच्चों की तरह तो नहीं बन सकती कि एक किताब खरीद ली और जहां भी आप जिस हालत में भी हो वो उसी पे जाके लिखोगे। होता ही है कि सम टाइम आप तैयारी कर रहे होते हो, आपको एक पेज ही मिल जाता है टेबल पे पड़ा हुआ या एक पेंसिल उस पे लिख लेते हो, फिर वो पेज आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन कॉपी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती, मुझे तो कभी भी नहीं मिलती। मैंने इतनी दफा अपनी डेडिकेटेड गाइड ओप्स की बुकलेट्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो समहाउ मिसप्लेस ही रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी पेज मिल जाए उस पे अपना लिख लेती हूँ केस, और वो अटैच कर देती थी अपने फोल्डर में। इस तरह के मेरे पास 2 फोल्डर थे। आप भी ऐसा कर लें, ये प्रैक्टिकल है, आइडल के पीछे मत भागो। अच्छा, तो फिर करना क्या है, एक बुकलेट पे ना, एक बुकलेट पे एक ओब्स केसेस का नाम रखो, दूसरे पे रखो गायनिक। आपने देखा कि क्लिनिकल गवर्नेंस और स्किल्स तो आउट हो गए। व्हाट लेफ्ट बिहाइंड 2 टाइप ऑफ स्टेशन, रोल प्लेयर के साथ और एक स्ट्रक्चर डिस्कशन के साथ। हम उसी के लिए अब एफर्ट कर रहे हैं, मैं उसी पे ही बात कर रही हूँ। वो स्टेशन कैसे अच्छे से कवर हो सकते हैं, वो इस तरह से कवर हो सकते हैं कि आपके पास 2 बुकलेट होंगी, एक गायनिक एक ओब्स की। लेट्स सपोज ओब्स आप की हम बात करें, तो ओब्स में एक बुकलेट पे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही रखनी है, जैसे लार्ज फॉर डिसीजनल एज। अब आपके पास रोल प्लेयर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ ही आएगा ना, वो ये तो नहीं कहेगा भाई मुझे पॉलीहाइड्रोमनियाज ड्यू टू जेस्टेशनल डायबिटीज है, तो मुझे आप बताएं कि इंसुलिन देंगे या मेटफॉर्मिन। नेवर कम लाइक दैट। वो तो कहेगा मेरा तो पेट बड़ा हुआ है। अब आप पे जिम्मेदारी है, आपने निकालना है, ये डायबिटीज की वजह से है या नॉर्मली है, हाँ ये कोई ड्रग खाई है, ऐसे कोई इन्फेक्शन हो गया, या सही है कुछ भी नहीं है। तो आपने जो है एलजीएफ की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, इस पे जो डिफरेंशियल्स हैं वो लिखने हैं। राइट नो सिर्फ यही लिखने हैं कि एलजीए किन किन डिजीजेज में होता है, एसजीए किन किन पैथोलॉजीज में होता है। पेशेंट अगर आके कहेगी भाई मुझे मूवमेंट्स कम है, तो वो किन किन सिचुएशंस में होती हैं। ऐसा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ रही है तो वो क्यों कब कब आ रही है, पेन एब्डोमेन हो रहा है तो वो कब कब होता है, ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी में तो उसकी क्या डिडीज है, लीकिंग होती है या डिस्चार्ज होता है तो वो उसकी क्या है, हेडेक है तो उसकी क्या डिडीज है। वो कहती है मेरा बच्चा नॉर्मलेस है, तो फिर मैंने क्या कुछ मेरी क्या डिडीज है, मैंने कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं उन डिडीज को एक्सक्लूड करने के लिए। अगर वो कहती है मेरी बैड ओब्स की हिस्ट्री है, या गायनी के केस में एज ए रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस आई है और इनफर्टिलिटी भी है, तो फिर मेरी क्या क्वेश्चंस हैं। भाई आप रोल प्लेयर से क्वेश्चंस तभी पूछोगे ना जब आपको उस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के डिफरेंशियल्स आते हैं, अदरवाइज तो नहीं पूछ सकते। फिर तो बस ब्लैंक हो जाओगे, नथिंग, ब्लैक आउट हो जाता है। हुआ भी है बच्चों का, ठीक है। हाउएवर जिन्होंने मेजर ओब्स की कंप्लेंट की डिटेल्स याद की हुई थी एंड दे हैव फॉलोड माय एडवाइस, तो उनको पता था भाई एलजीए में मैंने 10 बातें पूछनी क्योंकि इसकी डिटेल्स ये हैं। तो आपके पास रोल प्लेयर से पूछने के लिए कितना कुछ है। सिमिलरली गायने में हर बंदा या तो कहेगा मुझे एब्डोमिनल ब्लीडिंग है, या कहेगा मुझे मैस एब्डोमेन है, या कहेगा मेरा मैस समथिंग कमिंग थ्रू वजाइना प्रोलैप्स है, कोई कहेगा मुझे यूरिन का मसला है, कोई कहेगा मेरे डिस्चार्ज है, कोई कहेगा दर्द हो रहा है, कोई कहेगा बच्चे, यही आता है ना। 80-90% यही आ रहा होता है। तो हाउ यू विल अप्रोच एयूबी, क्या एयूबी की डीडीज हैं, वही एबीसीडी वाली कि हम करेंगे इंशाल्लाह। इनफर्टिलिटी की क्या है, देखो अब ये प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी है तो और इसकी डीडीज हैं, सेकेंडरी है तो और डीडीज हैं, इनफर्ट मेल का फैक्टर है तो और क्वेश्चंस पूछने हैं, है ना। तो आपने डीडीज बनानी है। मैस एब्डोमेन हमेशा फाइब्राइड नहीं होता, ओवेरियन मैस भी हो सकता है ना, बहुत इसमें जो है चीजें हैं। तो डीडीज आपने बनानी है। करंटली इस बुकलेट में ना आपने ओब्स और गायनी की सिर्फ डीडीज लिखनी है, नथिंग, कुछ भी नहीं। और इसको फ्रीक्वेंटली याद भी रखना है, क्योंकि जब आपने 12 मिनट में परफॉर्म करना है ना, तो आपको याद ही नहीं आता यार मैस एब्डोमेन में क्वेश्चन कौन सा पूछना है। अब आपको पता है कि मैस एब्डोमेन
कि डीडीज मैंने याद की हुई है भाई। मैस ब्राह्मण में तो ये मैस ओवेरियन हो सकता है, ट्यूब का हो सकता है, ये गट का हो सकता है, ये एंडोमेट्रियम का हो सकता है, ये अपेंडिक्स का हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है भाई। मैंने पेशेंट से कैसे मतलब मैं पूछूं, आपके दिमाग में डिफरेंशियल्स होंगे तो आप क्वेश्चन पूछोगे ना, वरना तो नहीं पूछोगे। ठीक है, तो अब इसी को मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैस ब्राह्मण अब ओवरी की वजह से भी होता है। ठीक है, यूट्राइन मैस मतलब फाइब्राइड की वजह से भी होता है। और इसके अलावा ट्यूब अब पेल्विस में है ही क्या, ओवरी यूट्रस ट्यूब, ये नहीं कोई मैस होगा ना। मतलब कोई हाइड्रोसेल्फिंग्स है ना, पीआईडी का हो, यूजली पीआईडी के ही होते हैं, टबरक्लोमा हो गया ये जैसे। ठीक है, या फिर ये नॉन गायनी के होंगे मैसेज, अपेंडिक्स का हो सकता है। ठीक है, यूजली ये जीआईटी के होते हैं। अगर बच्चों अगर कोई मैस एब्डोमेन बहुत बड़ा है ना, अगर वो ओवरी का नहीं है ना, फाइब्राइड नहीं है, तो फिर वो जीआईटी का ही है। ठीक है, तो लेकिन आप पेशेंट से कैसे पूछोगे, वो ये तो नहीं कर सकते ना भाई ओवरी का है, यूट्रस का है, ट्यूब का है। यू हैव टू प्लान सर्टेन क्वेश्चंस। तो आपका एम क्या होगा इसमें कि पहले तो पता चले ये मैस है क्या, बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। ठीक है, अगर ये मेलिग्नेंट है लेट्स सपोज, तो फिर ये है कहाँ, इसकी ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन के लिए आपने क्वेश्चन करने हैं भाई। अगर देखो ट्यूब का है या ओवरी का है, तो उसमें एचएमबी के फीचर्स नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे, नॉन स्पेसिफिक फीचर्स मिलेंगे। हाँ, रिस्क फैक्टर्स मिल सकते हैं, इनफर्टिलिटी का, फैमिली हिस्ट्री का। ठीक है, बट अगर ओरिजिन यूट्रस का है तो फिर वो तो कहेगी मुझे एचएमबी भी है ना। और अगर अपेंडिक्स का है तो अपने अपेंडिक्स के फीचर्स आ जाएंगे। तो आपने इस तरह से अपने क्वेश्चंस प्लान करने हैं कि आप की जो डिफरेंशियल है ये एक्सक्लूड हो जाए बाय प्लानिंग सर्टेन क्वेश्चंस के। बिनाइन है, मेलिग्नेंट है, बिनाइन के भी अलग क्वेश्चंस हैं। मेलिग्नेंट के भी, मेलिग्नेंट रैपिड होगा, वो जल्दी जल्दी 6 महीने के अंदर मैच के साथ आ जाएगी। जो बिनाइन वाली होगी वो कहेगी मुझे 5 साल से है। मेलिग्नेंट वाली होगी वो कहेगी मुझे तो पेन है, मेरा वेट लॉस भी हो रहा है, उसमें डिफरेंट किस्म के वो कहेगी, और लंप भी है ब्रेस्ट में या बगल में। अगर मतलब यू विल इजीली पिक के मेलिग्नेंट है। अगर ये मेलिग्नेंट है तो फिर आपने पूछना है कि ब्लीडिंग का मसला है या नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर यूट्रस का तो आउट हो गया ना। फिर अगर वो साइटिस के साथ रैपिड आया तो फिर आप आराम से ओवरी पे चले गए। बट ओवरी में भी 70 मसले हो रहे हैं कि सेक्स कार्ड है या नहीं। अब सेक्स कार्ड के साथ आएगी तो फिर वो कहेगी मुझे तो भाई हिर्सुटिज्म है, उसमें हार्मोन सेक्रेटिंग मैसेज है या नहीं है। तो आप तो टाइप भी कर लोगे। सिर्फ हिस्ट्री अच्छी है ना, सिर्फ हिस्ट्री अच्छी है, आपने इन बुकलेट्स पे एफर्ट की हुई है, आप हिस्ट्री से ही पकड़ लोगे कि भाई ये मेलिग्नेंट ओवेरियन मैस है, लाइकली सेक्स कार्ड, क्योंकि वही हार्मोन सेक्रेट करता है, इसमें ये रैपिड जो आंसर हो गया। ठीक है, तो लेकिन जब आपके दिमाग में कुछ होगा ही नहीं मैस एब्डोमेन में, तो फिर आप करोगे क्या, ये तो क्वेश्चन बाद की बात है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि आपको पता हो कि पेशेंट अगर मैस एब्डोमेन के साथ आती है तो डीडीज क्या है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ आती हैं क्या डीडीज हैं, ये स्ट्रेस हो सकती है, ये फिस्टुला हो सकता है, ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, ओवर एक्टिव ब्लैडर भी हो सकता है, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी हो सकता है। बट आप पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस करोगे ना इनको एक्सक्लूड करने के लिए। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाली प्रोलैप्स के रिस्क फैक्टर्स के साथ आई हुई होगी। ठीक है, और न्यूरोजेनिक ब्लैडर वाली पोस्ट आप एपिड्यूरल के बाद आई हुई होगी, या फिर पोस्ट डिलीवरी आई हुई होगी। ठीक है, और जो वीवीएफ वाली होगी वो भी पोस्ट आप आई हुई होगी ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के बाद। तो इस तरह आपने कनेक्शंस बनानी है, लेकिन ये कनेक्शंस बन ही नहीं सकते अगर तुम्हें डीडीज नहीं आती। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट बाय अ बुक, जैसे मैंने आपको बताया रिंग फोल्डर खरीद लें, एक गायनी का एक ओब्स का, उसमें जो ओब्स की मोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं उनकी डिटेल्स लिख लें, और जो गायनी की मोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं ना उनकी डिटेल्स लिखें, और ये लिखनी है और मुझे भेजनी भी है। अच्छा, फिर दूसरा काम करना है, हाँ, मेक अ स्मॉल बुकलेट, राइट डाउन कॉमन चीफ कंप्लेंट ऑफ गायनी एंड ओब्स एंड इनके सारे डिफरेंशियल्स के नाम लिख लें। फिर दूसरा काम है, इसके बाद दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप पे पेशेंट चीफ कंप्लेंट के साथ आएगी, आपने चीफ कंप्लेंट की हिस्ट्री पूछी, ऑनसेट, ड्यूरेशन, सिविरिटी, कॉम्प्लिकेशंस, एसोसिएशंस पकड़ लिया कि भाई ये एलजीए तो डायबिटीज की वजह से है। अब दूसरा काम ये है कि आपने इस डायबिटीज के क्वेश्चन पूछने हैं, क्रॉनिक है या अभी जेस्टेशनल है, शॉर्ट एक्टिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, लॉन्ग एक्टिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसी को क्यों डायबिटीज हुई, फैमिली हिस्ट्री है नहीं है, इसका बच्चा ठीक है, मूवमेंट्स ठीक है, व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस, क्या वर्कअप हुआ है, ओजोटी हुआ है नहीं हुआ है, पिछली प्रेगनेंसी में क्या था, लॉट ऑफ थिंग्स। तो पहला स्टेप तो ये था कि चीफ कंप्लेंट पता हो, एलजीए
की डीडीज की हैं, अगर आपने उनको एक्सक्लूड किया और आपको लगता है ये डायबिटीज है बिकॉज शी हैज हैविंग रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज, तो फिर आपने डायबिटीज के सर्टेन क्वेश्चंस पूछने हैं। तो दूसरा काम क्या करना है आपने आफ्टर मेकिंग चीफ कंप्लेंट डिफरेंशियल, दूसरा स्टेप ये है कि हर टॉपिक वाइज आपने इनके फर्दर क्वेश्चंस बनाने कि भाई डायबिटीज अगर पकड़ा गया तो फिर डायबिटीज में मैंने क्या कुछ पूछना है, अगर हाइपरटेंशन पकड़ा गया तो फिर मैंने हाइपरटेंशन में क्या कुछ पूछना है, कार्डियक पकड़ी गई है तो फिर कार्डियक में क्या पूछना है। अब कार्डियक पकड़ी गई है, लगता है कि भाई एसओबी के साथ आई है और साइनोसिस हो रहा है, चेस्ट पेन है और बता रही है कि कोई मींस अब कार्डियक कब हो सकती है, या तो बाय बर्थ होगी, या चाइल्डहुड में रूमेटिक फीवर होगी, या प्रेगनेंसी में पीसीएम हुआ होगा, या कोई हार्ट वाल्व खराब हुआ है, कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, पकड़ लो कि कार्डियक की रीजन भी। ठीक है, उसमें अगर एक पेशेंट को एसओबी विद एस्टेब्लिश्ड कार्डियक risk factors हैं तो then it is cardiac, you have to exclude cardiac first, then think about anemia, thyroid or CKD, ठीक है, या अस्थमा। तो कार्डियक की स्पेसिफिक मैं बनवाती हूँ 3 स्टेप हिस्ट्री, वो बनाएंगे। एक टेबल होता है हमारा 3 स्टेप्स का, हमने फिल करना होता है हर डिजीज के अगेंस्ट, अस्थमा में भी करेंगे, थायराइड में करेंगे, आईजीआर में करेंगे, नॉर्मल फिटस में करेंगे, फिर इसी तरह आप अपनी गायनी बुकलेट्स में इनफर्टिलिटी, एयूबी, एमेनोरिया, फाइब्राइड, पीआईडी, एंडोमेट्रियोसिस, प्रोलैप्स, ऑन्कोलॉजी में सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, मोलर, ओवरी, ब्रेस्ट, वल्वा, वजाइना, इन सब के 3 स्टेप टेबल्स जो है ना वो मेरे साथ आपने फिल करने हैं। ठीक है, ये बात मैं बताती हूँ, ये भी बाद में बताती हूँ, अभी टेबल बता दूँ। हाँ देखिए 3 स्टेप ये होता है कि पहले स्टेप में चीफ कंप्लेंट आपके साथ जो मरीज आई है, चीफ कंप्लेंट को असेस करना है, सर्टेन क्वेश्चंस पूछ के ऑनसेट ड्यूरेशन सेवेरिटी एंड काजेज इन दैट वे कि आपके डीडीज एक्सक्लूड हो जाए। वंस डीडी एक्सक्लूड तो फिर दूसरा स्टेप ये है कि भाई ये डिजीज जो है इसी को क्यों हुई, इसके क्या इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, और तीसरे स्टेप पे आपने पूछना है कि आपने क्या प्लानिंग करनी है अब इस डिजीज के लिए, व्हाट आर पेशेंट एक्सपेक्टेशंस, कंसर्न्स, क्या वर्कअप हो चुका है, और एडिशनल क्वेश्चंस भी बताएं, उससे पूछें कि कोई रह गया तो वो पूछ सकती है, और उसको बताएं नेक्स्ट स्टेप का कि अब हमने क्या करना है, हमने आपको एग्जामिन करना है, आपका इन्वेस्टिगेशंस भेजनी है, आपका डिस्कस करना है, क्योंकि एक मेडिकल डिसऑर्डर है या ऑन्कोलॉजी है, मैक्सिमम तो एमडीडी के थ्रू ही होते हैं, एंड देन वी विल टेल यू। यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया, बाकी हर दफा हर पेशेंट से जरूर पूछें फॉर्मल हिस्ट्री, पिछली ओब्स की, गाइडनी की, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, ड्रग की, ड्रग अब्यूज की, कोई एक्शन तो नहीं हुआ, सोशल हिस्ट्री की, प्रोफेशन क्या, एजुकेशन क्या, ऑक्यूपेशन क्या है, कभी कोई डिप्रेशन तो नहीं हुआ, वायलेंस के लिए सर्टेन क्वेश्चंस पूछने होते हैं, व्हाट शी नो अबाउट हर बीएमआई एंड ब्लड ग्रुप, दैट्स ऑल। ये तो हर एक में पूछना है तो इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर रही, बट ये आपने जब आपने हर चीज कंप्लेंट की डिटेल्स लिख ली हैं तो फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट बेसिकली कैसे करना है, 3 स्टेप में करना है। जब आप पकड़ा गया मेन काज आप चीफ कंप्लेंट, तो फिर आपने उसके जो है ये 3 स्टेप फिल करने हैं, और ये 3 स्टेप हम हर एक के फिल करेंगे। लेट्स सपोज इफ इट इज एनीमिया, डायबिटीज, जो मर्जी तुम बोलो, तो वो चीफ कंप्लेंट एनीमिया की होती कैसे है, या तो एसओबी के साथ आएगी, या पैल्पिटेशन के साथ आएगी, ठीक है, या लो आईक्यू या लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ आएगी, या अल्सर के साथ विद कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, या पेशेंट को एनीमिया होगा, इतना क्रोनिक होगा बट अब प्रेटम लिवर के साथ प्रॉब्लम के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि एनीमिया इस तरह से प्रेजेंट करता है, तो आपने डीडीज में डालनी है, एनीमिया की हिस्ट्री पूछनी है, वो द मोमेंट यू विल आस्क सप्लीमेंट लिए वो कहेगी नहीं, द मोमेंट यू विल आस्क डाइट कैसी है शी विल से नहीं। ठीक है, तो अब एनीमिया तो पकड़ा गया ना एसओबी को, लेट्स सपोज एसओबी के साथ ही सारी आती है वैसे तो आपने पूछा भाई कोई लंग की डिजीज तो नहीं है, कोई किडनी का मसला तो नहीं है, कार्डिक मसला तो नहीं है, इस एसओबी की एसोसिएशन साइनोसिस, चेस्ट पेन के साथ तो नहीं है, पोस्टर के साथ तो नहीं है, कफ तो नहीं करते हो, आपने पकड़ लिया भाई ये चीजें नहीं है, नाउ इट इज ड्यू टू एनीमिया। तो एनीमिया इसी को क्यों हुआ, फिर आप पकड़ी जाएगी, डाइट अच्छी नहीं है, सप्लीमेंट नहीं लिए, पीपीएच था पिछली दफा, अब भी एपीएच चल रहा है, फैमिली हिस्ट्री चल रही है थैलेसीमिया की, पिछले बच्चों को ब्लड लग रहा है, मतलब यू विल पिक, आप ना सिर्फ एनीमिया पिक कर लोगे, आप एनीमिया की काज भी पिक कर लोगे कि न्यूट्रिशनल है या नहीं, या हीमोग्लोबिनोपैथी का है, या ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज है। ठीक है, तो स्टेप 1 में आपने एसओबी से पिक किया एनीमिया, स्टेप 2 में आपने एनीमिया को फर्दर देखा कि इसमें क्यों हुआ एनीमिया, बिकॉज यू हैव टू मैनेज इट। तो जब आपको पता ही नहीं कि इसमें रीजन क्या है एनीमिया की, सप्लीमेंट नहीं लिए, या इसको आपको लगता है हीमोग्लोबिनोपैथी का सस्पेक्टेड केस है तो उसका वर्कअप नहीं हुआ। ठीक है।
मेरे बस अमन मेरी प्रिंसेस है ना। अच्छा अब मैं क्लास ले लूँ। अच्छा मेरी गोद में बैठ जाओ, देखो मामा पढ़ा रही है, आपने बताना मैं ठीक पढ़ा रही हूँ। चलो तो दूसरे स्टेप पे आपने एनीमिया की टाइपिंग ये भी की है और एनीमिया की काज भी निकाल ली है, और अलोंग विद दिस आपने क्विकली पार्मल हिस्ट्री पूछ ली, फिर पेशेंट से पूछ लें व्हाट आर कंसर्न्स एक्सपेक्टेशंस, वो कुछ ऐड करना चाहे फिर उसे बता दें। अभी आपको चेक करूंगी, ठीक है, आपकी आंखों का मुआयना करूंगी, मुंह का मुआयना करूंगी, आपका जो है हार्ट का मुआयना करूंगी, पेट का मुआयना करूंगी, उसके बाद अकॉर्डिंगली मैं आपके कुछ टेस्ट जो है वो हम करवाएंगे, उसके बाद हम इस बीमारी की शिद्दत और इसकी नोयत के बारे में फैसला करके आपको अपने डिस्कशन कंसल्टेंट डिस्कस करके हम आपको बता देंगे एंड दैट्स ऑल, जॉब डन। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि जो आपका स्टेशन है ना उसकी असेसमेंट है। वैसे जो ये कहते हैं, हालांकि दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड दिस इन एग्जाम ओरिजिनली, बट जो इन्होंने कहा है वो यही है कि हर स्टेशन पे हम देखेंगे कि कैंडिडेट की जो कम्युनिकेशन है, अगर ये रोल प्लेयर के साथ है तो कैसी है, अगर अपने कोलीग मतलब किसी जूनियर को टीच कर रहा है तो कैसी है, या अपने एग्जामिनर के साथ कैसी है, ठीक है। और हम हर सेशन पर इसको असेस करेंगे कि हाउ इट इज सेफ फॉर पेशेंट, मतलब इसने कंफर्म किया उसकी नेम एज, ये गलत पेशेंट से तो बात नहीं कर रहा, ठीक है, या उसकी एलर्जीज की हिस्ट्री ली है, या वो पेशेंट में कुछ साइंस थे, उसने इशारा भी किया वायलेंस का लेकिन आपने इग्नोर किया तो आप सेफ डॉक्टर नहीं हो, या कुछ सर्जरीज हुई हुई है काफी सारी और आप फिर भी डीएनएस को देखते हुए लैप्रोस्कोपी पे जा रहे हो, बहुत सारी चीजें, ये स्मोकर है या नहीं, या ड्रग अब्यूज है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। और या फिर आपके अप्लाइड नॉलेज पे, लेकिन फॉर सीपीएसपी ये जो अप्लाइड नॉलेज है ना दैट इज मैक्सिमम स्कोर गियरिंग। अगर आपको कुछ आता है ना किसी स्टेशन पे तो यू विल पास, टेक माय वर्ड्स, ठीक है। अगर नहीं आता तो जितने अच्छे हो तुम कम्युनिकेशन में, सेफ्टी में, वट एवर, यू नॉट पास। अच्छा दूसरी बात ये कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग 4 डोमेन है हर स्टेशन की, ये 14 स्टेशन है, हर स्टेशन की 4 डोमेन है। हर स्टेशन असेस होगा कि आपने कैसे इन्फॉर्मेशन ली है पेशेंट से, आपकी कैसे पेशेंट या अपने कोलीग के साथ कम्युनिकेशन है, हाउ मच यू आर सेफ विद योर पेशेंट, हाउ हैव यू अप्लाइड योर नॉलेज प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन जो अब हर स्टेशन पे देखें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग तो एक ही तरीके से हो रही है। हर डिजीज का एक चीफ कंप्लेंट है, उसके ऑनसेट है, ड्यूरेशन है, सेवेरिटी है, हर एक से आपने मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग अब्यूज, फैमिली, सोशल पूछ ही रहे हो ना, ठीक है। और कम्युनिकेशन भी आई होप आप बदतमीज तो नहीं हो, आप पेशेंट को उसका नाम लेके मुखातिब कर रहे हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, आपने अपने अपना इंट्रोडक्शन कराया है उसका भी अच्छे से लिया है, ठीक है, नॉन मेडिकल जगह यूज किए हैं, तो इसमें भी पास है। हर सेशन में तो यही कुछ है। और पेशेंट सेफ्टी भी सब में ही पूछी है, तो व्हाट मेक यू डिफरेंट, इट इज अप्लाइड नॉलेज, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर अप्लाइड नॉलेज में थोड़े ढीले भी हो ना तो बाकी चीजों में अच्छे हो तो बॉर्डर लाइन तक खींच लेते हो, क्योंकि पूरा पेपर आपका हर स्टेशन पे इंडिविजुअली पास होने पे नहीं है, ओवरऑल एग्रीगेशन है, तो फिर इसका आपको मिल जाएगा बेनिफिट, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी रोल प्लेयर की बातें, हमने कहा था कि हम रोल प्लेयर और स्ट्रक्चर डिस्कशन के लिए 2 किताबें खरीद, 2 बुकलेट्स बनाएंगे, एक गायनी की, एक ओब्स की, उसमें चीफ कंप्लेंट लिखेंगे, उसकी हर डिडीज लिखेंगे, फिर हर टॉपिक के सर्टेन क्वेश्चंस लिखेंगे और उसको एक टेबल फॉर्म में स्टेप 3 में उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने रोल प्ले के साथ करना क्या है, वो ये हलवा तो नहीं है बना बनाया, ये तो आप चीजें आपके दिमाग में है ना, हाउ यू विल इम्प्लीमेंट देम। तो डूज है कुछ, सबसे पहले ये जो इंट्रोडक्शन है ना इसको लाइट ना लें, इफ इट इज विद रोल प्लेयर, इसको हेल्दी होना चाहिए, स्माइलिंग फेस हो, ठीक है, और अच्छा जेस्चर हो, पोस्चर अच्छा हो, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन हो, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन कराएं, उसका लें, आपको बता भी दिया भाई ये पेशेंट वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आई है और पिछली दफा उसको मोल था, वट एवर जो मर्जी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको ग्रांटेड ना लें, उसको कहीं आप मुझे बताएं अपने वर्ड्स में कैसे आना, वह यहीं से तो आपकी रेपो बनती है। कभी भी ना कहें कि अपने लीडिंग क्वेश्चंस शुरू में करें, कभी भी नहीं,
हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन चलेंगे, टेल मी अबाउट यू, टेल मी मोर अबाउट यू, इस तरह के क्वेश्चन। अगर वो नहीं आती तो फिर उससे आप जो है पूछे लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि पेशेंट से बताएं टेल मी मोर अबाउट योर डाइट, वो डाइट के बारे में नहीं बताती तो फिर लीडिंग क्वेश्चन पूछे ना कि आप गोश्त खाती हैं, दालें खाती हैं, सब्ज पत्तों वाली खाती हैं, अंडा खाती हैं, सेब खाती हैं, तो ये लीडिंग क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आपसे कहते हैं टेल मी मोर अबाउट योर डाइट, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। तो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पहले करने होते हैं, ठीक है। और ये रोल प्लेयर है, ये पढ़ा लिखा डॉक्टर ही होता है, आपका कोलीग होता है, एचओ ले आते हैं, पीजी ले आते हैं, तो इनको पता होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन में ही आपका मसला हल हो जाता है, आपको लीडिंग क्वेश्चन करने भी नहीं पड़ते। बट मसला तो ये ना, तुम्हें सब्र नहीं है, तुम करते ही लीडिंग क्वेश्चन हो फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर हमेशा एंड पे क्लोज करते हुए उसको इनवाइट करें, व्हाट आर हर एक्सपेक्टेशंस एंड कंसर्न्स, और उसको क्लोज भी करें सेशन को कि अब नेक्स्ट करना क्या है। मतलब 6 मिनट की लंबी हिस्ट्री ले ली, अगर ये सिर्फ हिस्ट्री का स्टेशन था, हाल तो 6 मिनट की होती नहीं है, 10 मिनट का स्टेशन होगा, बताती हूँ मैं, उसमें 2-3 मिनट के हिस्ट्री के होते हैं। लेकिन वो 2-3 मिनट हिस्ट्री लेके बंद पे तो करना ना कि अब क्या करना है भाई, हमें आपको एग्जामिन करना है, इन्वेस्टिगेशन भेजनी है, फिर ट्रीटमेंट बताएंगे, ये तो बोलना है ना। समटाइम पेशेंट आ जाता है कोई इन्वेस्टिगेशन लेके, उस पर लिखा हुआ है RMI 400-500, आपने कैलकुलेट भी कर दिया, बताना नहीं है उसको कभी अपसेटिंग लेबोरेटरी होगी और इसमें हमने ये करना है, हिस्ट्री तो ले लिया आपने, तो फिर उससे नेक्स्ट प्लान में डिस्कस करना होता है। डोंट्स यही है कि लीडिंग क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग और तुम इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन पे इन्वेस्ट में टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, और पेशेंट को इनवाइट नहीं कर रहे डिसीजन मेकिंग में, बार बार उसको फर्दर एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दो, नॉन स्टॉप बोले जाओ खुद ही, भाई आप 2-4 बातें करके इफ यू आर गोइंग टू काउंसल हर, तो उसे पूछे आर यू अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आ रही है, ये मतलब इन्वॉल्व करें उसको। मैंने कहा ना रोल प्ले का सेशन मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा स्लाइड्स बनाई हैं। तो लीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड करें, पूछें टेल मी अबाउट यू, टेल मी अबाउट योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये ना पूछें पहला बच्चा कब हुआ, किस साल में हुआ, कैसे हुआ, ऑपरेशन हुआ, क्यों हुआ ऑपरेशन, वो लाइन लगा दो, वो शी विल टेल यू, क्योंकि उसको पता है क्या बताना है। टेल मी अबाउट योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, टेल मी अबाउट योर मिसकैरेज, टेल मी अबाउट योर करंट प्रेगनेंसी। अगर वो लिखने के साथ आई है तो उसने बता दिया मुझे तो डिस्चार्ज हुआ है वाटर का, तो उससे पूछे आफ्टर दिस बट टेल मी मोर अबाउट योर लिकिंग, अबाउट कलर, अबाउट अमाउंट, इफ इट वाज साथ में कोई आपको ट्रॉमा तो नहीं हुआ, प्रोवोक थी नहीं थी, ठीक है। अगर RS नेगेटिव ब्लड बता रही है तो फिर पूछे उससे, अगर वो आपको नहीं बताती तो फिर लीडिंग क्वेश्चन पूछें कि ट्रॉमा तो नहीं हुआ, आपको कोई टाइटर हुआ है, आपको कोई स्कैन हुए हैं, आपको कोई AC भी तो नहीं हुई, कोई अपनी तो नहीं हुई, क्योंकि ट्रिगर करते हैं। थिंग इज दैट के आपको अच्छी थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2 में जब आपने पकड़ लिया कि ये लेट्स सपोज RS नेगेटिव ही आ गया, तो इसको ही मतलब इसमें फर्दर रिस्पेक्टर्स आपने पूछने हैं, ठीक है। पिछले बच्चे में जो है कोई ब्लड तो नहीं लगा, और कोई रोगैम का इंजेक्शन लगा नहीं लगा, कोई महंगा इंजेक्शन लगा नहीं लगा, मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन। स्टेप 1 में तो अभी पता ही कुछ नहीं था, 2 में तो आपने सारी डिटेल्स एक्सक्लूड करके पता लगा लिया ना किसको क्या है, फिर उसके रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछें, पर्टिकुलरली रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, और फिर आपकी स्टैंडर्ड हिस्ट्री है, मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग एलर्जीज, ब्लड ग्रुप हो जाए पता है नहीं पता, मार खाती है कि नहीं खाती, और ये सब चीजें, और स्टेप 3 पे क्लोज कर दें, उसे कहें आप मुझे बताना चाहेंगे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी क्या कंसर्न्स हैं, ठीक है, या आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहेंगी, मैं आपके साथ ये करूंगी, चेक करूंगी, टेस्ट भेजूंगी, और फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। चले, ये मैं बता चुकी हूँ पहले ही। फाइनल लुक, ये आपके माइंड, अब रोल प्लेयर के साथ आपकी बातचीत हो रही है, काफी कैजुअल तो कोई भी नहीं है ना, तो ये आपका माइंड मैप है कि आपने बायोडाटा लेना है हेल्दी किस्म का, चीफ कंप्लेंट पूछनी है और सेंसिबल वे में पूछनी है कि किसी जोगे भी हो तुम लोग कोई DD भी निकाल सको, फिर वो जो DD निकली है उसके रिस्पेक्टर्स पूछने हैं, ठीक है, ये दिस शुड बी इन योर माइंड, ठीक है। फिर से सब पेशेंट से पूछना ही पूछना है, मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग, पर्सनल, फैमिली, कोमोर्बिडिटीज, और स्टेप 3 में सबके साथ ही करना है, कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशंस, क्या वर्कअप हुआ है, हम MDD में लेके जाएंगे अगर बनता है MDD का केस, और फिर हम आपको बता देंगे चेक करके, एग्जामिन करके, टेस्ट भेज के। तो दैट वाज अबाउट रोल प्लेयर सेशंस। अब ये जो शॉर्ट केस है 1-to-1 में एग्जामिनर, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम, आई लव दिस। इफ यू आर गुड इन योर थ्योरी, आप इसमें फेल हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या पूछेगा वो, सर्वाइकल कैंसर पे हाउ यू विल स्टेज, आपको पता है,
हाउ विल से, वो बता देगा ये पेशेंट आया एंडोमेट्रियल कैंसर की रिपोर्ट के साथ स्कैन पे, तो ये लेस देन 50% इन्वॉल्वमेंट है, बट इस स्टेज बता दो भाई, स्टेज इसकी क्या बने है, तो क्या ट्रीटमेंट है इसकी, एक्स्ट्रा फेशियल, टाइप 1 हिस्टेक्टमी, तो कब करोगे इसकी लिम्फेडेक्टमी, वो जरूरत ही नहीं करने की, नहीं कब दोगे इसकी रेडियोथेरेपी, हाँ इसकी एज अगर 60 से ज्यादा है, अगर तो दे सकते हैं, अगर ये 1 भी होता या टाइप 2 निकलता तो दे सकते थे, और कैसे दे सकते हो रेडियोथेरेपीज के रूट्स है, इसमें दोगे एक्सटर्नल बीम नहीं, इसमें एक्सटर्नल देनी, वॉल्ट देनी है, और वो क्या ट्रायल्स है, प्रोटेक है, 1 है, 2 है, स्टेक है, फलाना ढमकाना, फिर रिकरेंस होगी तो क्या करोगे, कि सर्जरी कैसे, यू नो एवरीथिंग, दिस इज यू नो स्ट्रक्चर डिस्कशन सबसे अच्छी है, मैं तो सोचती हूँ 14 सेशन स्ट्रक्चर डिस्कशन पे अच्छे थ्री वाले पास हो जाएंगे, मेहनती लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बाज़ स्टेशन डिफरेंट तरीके के आते हैं, सब में आपको चीफ कंप्लेंट डायग्नोसिस में बनाना होता है, बाज़ होता है डायग्नोसिस बना बनाया होता है, मतलब कि पेशेंट आ गया, उसको पता है मोलर प्रेगनेंसी है, या एक दफा मोलर ट्रीट हो गई, अब रिकरेंस हुई है, उसको पता है भाई मोलर में सब कुछ क्या होता है, तो आपने उससे फर्दर जाना है, डायग्नोसिस तो बना हुआ है, फिर फर्दर आपने उसे ट्रीटमेंट पूछनी है, इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करनी है, अब आपको पता है ना ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोस्ड केस है, तो आपने जरूर वो क्वेश्चन पूछनी है जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी के रिस्पेक्टर्स थे, वो पता है भाई स्मोकर है, पीआईडी, आई नो दिस, बट वंस पेशेंट या स्टेशन ऐसे आया जिसमें डायग्नोसिस बना बनाया, तो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं अबाउट ट्रीटमेंट, भाई मीथो की कॉम्प्लिकेशन एक्सक्लूड करें, सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है, व्हाट इज हर ओन एक्सपेक्टेशन, अगर एक पेशेंट जो मीथो के लिए फिट है लेकिन क्या वो कंप्लाइंट है, क्या उसमें मीथो की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कंप्लाइंट नहीं है, तो वो सर्जरी, हालांकि वो तो फिर भी एक्सपेक्टेंट था केस, लेकिन आपने नहीं किया बिकॉज इस पेशेंट में वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था, गॉट माई पॉइंट। अब एक पेशेंट डायग्नोज केस है ओवेरियन कैंसर का, आपके पास अगर आई है तो आपने उससे ओवेरियन कैंसर का तो नहीं पूछना कि भाई ये तुम्हारी ब्लीडिंग होती है नहीं होती है, वो तो डायग्नोज केस है भाई, आप जान छोड़ो ओरिजिन की और मैलिग्नेंसी की, दिस इज मैलिग्नेंट ओरिजिन पता है आपको, फर्दर थिंग ये है कि मे बी वो फ्रोजन सेक्शन के कैंडिडेट है या नहीं, वो एक्सक्लूड करें उससे, उस तरह की हिस्ट्री लें, वो कोमॉर्बिडिटीज हैं तो मे बी प्राइमरी सर्जरी नहीं करनी, सेकेंडरी करनी है, एडजुवेंट देनी है, न्यू एडजुवेंट देनी है, ये इस तरह की डिस्कशन होगी फिर पेशेंट के साथ, ठीक है। ओके हाँ ये देखो, बाकी डरना वरना नहीं है, वो क्विट भी नहीं करना, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते इन स्टेशंस को अप्रोच करने में, डू नॉट क्विट। मैम आपकी ये क्विट सी जो है ना, हम एग्जाम पास करा दिए, इंशाल्लाह करोगे, क्विट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, हमेशा प्लान बी होता है, जिंदगी में भी रखा और एग्जाम में भी होता है, देखिए आप पेंटिंग कर लो, मुझे निकाल के दे दो प्रिंट आउट, इसको प्रिंट आउट निकालना कोई अच्छा सा ड्रैगन, सारी इसको प्रिंट आउट निकाल दो इसकी पसंद का। अच्छा तो जो स्ट्रक्चर डिस्कशन वाले है उसमें इट कुड बी एनीथिंग, मैंने बोला ना जैसे तुम अच्छे हो ना इसमें तो ये हो ही जाता है, तो यूजली पेशेंट अगर एग्जामिनर ने बोल दिया एंडोमेट्रियल कैंसर है तो वही विल आस्क इसकी स्पेसिफिक चीफ कंप्लेंट क्या होती है या इसकी डिटीज की है, अब होता तो एंडोमेट्रियल कैंसर में पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग होती है यूजली, और या प्री मेनोपाजल में आ गया तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, अब एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स पीसीओ होगा, मोटी होगी, टेमोक्सिफेन कारी होगी, फैमिली हिस्ट्री होगी, तो बट इट कुड बी सर्वाइकल एज वेल, हो नहीं सकता, सेम उसमें भी होता है, सर्वाइकल कैंसर में भी तो पोस्ट मेनोपाजल या नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, बट उसमें डिस्चार्ज होगा, पेप्समेयर की हिस्ट्री, ये चीजें स्मोकर होगी, तो एग्जामिनर से नेगोशिएशन करनी है, दैट्स द वे यू नेगोशिएट विद योर कोलीग, फिर आपने बताना है कि भाई एंडोमेट्रियल कैंसर की ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, उनकी रीजन ये है, जस्टिफिकेशन ये है, जो कि मेरा बड़ा प्लस पॉइंट है ये बढ़ाने का हर चीज की एक्सप्लेनेशन, और बट चूंकि ये टाइम कम होता है ना 10 मिनट का, तो आप बेसिक पे ना जाएं, टारगेटेड हिस्ट्री बताएं एग्जामिनर को, टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन बताएं, उसी को एक्सप्लेन करें और उसी की मैनेजमेंट बताएं, और मैनेजमेंट में भी हमेशा प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, ठीक है, और एग्जामिनर लव टू आस्क ऑल दोस प्लान्स। ओवेरियन कैंसर की सर्जरी हमेशा नहीं होती प्राइमरी डिबल्किंग फॉलोड बाय न्यू एडजुवेंट, उस पेशेंट को प्रेगनेंसी डिजायर्ड भी हो सकती है, उसको एक बल्कि ट्यूमर भी हो सकता है, उसमें कोमॉर्बिडिटीज भी हो सकती है, ठीक है। स्किल और टीचिंग सेशंस
थोड़ा सा। हाँ ये तो फिर बाद में खा जी अमन, हैं? आपने मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाना फाते। अच्छा, स्किल्स में ये भी मैंने बोला ना, स्किल का और क्लिनिकल अवेयरनेस का तो स्टेशन ऐसे हैं जो आपको पहले ही पता है। लेबर में आपको पता है ओपी डिलीवरी होगी, नामा डिलीवरी होगी, ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी, ब्रीच डिलीवर कर दो। किस तरह के ब्रीच डिलीवर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। शोल्डर डिस्टोशिया के क्या रिस्पेक्टर्स हैं, कैसे डिलीवर करना है, क्या मैनोवर्स हैं, हर मैनोवर्स की एक्सप्लेनेशन क्या है, ये क्या करेगा, कौन सा डायमीटर ज्यादा करता है, बड़ा करता है, फेस डिलीवरी कैसे करनी है, आईपीवी कैसे करनी है, कब करनी है, वैक्यूम डिलीवरी कब करनी है, कैसे करनी है, फोर्सेप डिलीवरी कैसे करनी है, पेल्विक मिट्री कैसे करनी है, ये स्टेशन 90-80% तो ये आपको पहले ही पता है। इमरजेंसीज में पीपीएस की ड्रिल है, बीलिंच है, टैम्पोनार्ड, सीपीआर और सीपीआर नोबन का, और यही आए हैं पिछले सेशंस में भी और हमेशा, ठीक है। गाइनी में जो है यूरोगाइनी के ग्राफ है, इंटरप्रिटेशंस हैं। म्यो स्कोरिंग वैसे वर्कशॉप में ही दिया, अभी तक कभी पेपर में नहीं आया, बट मैं करवाऊंगी खैर। कॉन्ट्रासेप्शन तो हमेशा आता है, अभी तो उनको पीपीआईसीडी दिए जा रहे हैं, डिटेल भी आ चुका है वैसे इसी दफा में। इसके अलावा एमवीए पैप्समेर की टीचिंग आ चुकी है इसी पेपर में। बट ये वो है कि जिनको आप ना स्किप नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन करना है, जीपी कैसे करना है, पीए कैसे करना है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, मैथ्स एब्डोमिनल कैसे करना होता है, ठीक है। सर्जरी और ईआर के जो स्टेशंस आएंगे ना, या इवन ओब्स स्किल्स के, समटाइम दे वर एडेड विद टेबल डिस्कशन। मतलब एग्जामिनर ने ये बस नहीं की कि पीपीएच हो गया तो टेम्पोरा डाल के चले जाओ, नो नो नो। उसने डोजेज भी पूछी है सेंटो की, उसने F2 अल्फा की डोज पूछी है, हाउ काबिल, या फिर भी ब्रेस्ट सूचर कब लगाओगे, क्या प्रीरेक्विजिट है, व्हेन यू विल गो फॉर एम्बोलाइजेशन, क्या इसके लिए सेटअप जरूरी है, कब जाके स्टेक्टमी करनी है, किस तरह की करनी है, ठीक है। इस तरह भी हुआ है। जो स्किल्स के स्टेशंस थे इन पे भी 5-6 क्वेश्चंस थे कि अच्छी थ्योरी है तो ही हो गया। मतलब ये है कि भाई थ्योरी अच्छी है ना तो हो जाएगा। सर्जरीज में ओव्स में है सेक्शन सीएस इस cervical tear repair, perineal injuries, OCs, episiotomy, manual removal placenta, PPH के stations, condom catheter, perforation के stations, hematoma treatment है। और गायनी में जो है ना, ये POCs removal, MVA के थ्रू या सर्जिकल या प्रोलैप्स की सर्जरीज हैं, जिसमें टीबीटी बहुत पूछते हैं। और ये जो प्रोलैप्स का एक स्टेशन था एग्जामिनर के साथ, प्रोलैप्स का, उस पर उन्होंने इवन काफी एफर्ट की, सर्जरीज पे भी वाइबा चले गए, कौन सा लिगामेंट किससे बांधना होता है, ठीक है। वैसे तो मुझे बताओ ये सैक्रोसैरोपेक्सी में कौन सा लिगामेंट बांधते हैं, यूट्रोसैक्रल या कार्डिनल? कार्डिनल मैम। सोच लो। यूट्रोसैक्रल। आईएमएम का पेपर था अभी, कल मैं डिस्कस कर रही थी उनसे। ठीक है, मैनचेस्टर आल्दो अब तो खैर नहीं पूछते, लेकिन जैसे वो आ गया है ना, क्या नाम है उसका, कैलीज नहीं, वो कौन सा, वो रोटेशनल फोर्सेप है, क्या नाम है उसका? हाँ वो किलैंड। इसी तरह मैनचेस्टर भी आ चुका है, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया में मैनचेस्टर करना पड़ता है। कर लेंगे। डायलिसिस की सर्जरीज आपके तो पेपर में भी आई हैं, अभी भी आ रही है, देख लेना। सिस्टोसिल, रेक्टोसिल, ठीक है। मायोमेक्टमी के स्टेप्स, लैप्रोस्कोपी, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेरोस्कोपी, ब्लैडर रिपेयर, यूटर रिपेयर, गट रिपेयर, रिपेयर, ये हम करेंगे। तो सर्जरी स्किल्स हो गए। अब हमारा क्लिनिकल गवर्नेंस तो पेपर आउट है, क्योंकि आना ही आना टीचिंग, ऑडिट आना ही आना। क्रिटिकल अप्रेजल हर दूसरे पेपर पे आया है, कंसेंट एक दफा आया है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कभी भी नहीं आया अभी तक, बता सकते हैं। एंग्री पेशेंट अभी तक तो आया नहीं, आ सकता है। बीबीएन आया होगा। तो ये जो एंग्री पेशेंट बीबीएन है ना, वैसे तो रोल प्लेयर अल्लाह करे तुम्हें हर जगह हर स्टेशन पे मिले, हर मतलब स्टडी पार्टनर अच्छा तुम लोगों को मिले हर एग्जाम में, लेकिन नहीं मिलता ना तो गुजारा हो जाता है रिकॉर्ड करके, अच्छा ग्रुप ज्वाइन करके। लेकिन ये जो एग्री पेशेंट और बीबीएन है ना, ये स्टडी पार्टनर के बगैर नहीं होगा। ये दो स्टेशन की प्रैक्टिस जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। And this is about our course which we are offering for FCPS.
इस पे कुछ इसमें हमने क्या करना है। वैसे तो ये बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन करा रही हैं, अच्छा तैयारी करा रही है, लेकिन वाई ओनली मैड होम, ठीक है। एक तो ये कि ये सबसे पुराना है और जिन्हें लोग पढ़ा रहे हैं वो भी some they were student like you and they have at our platform नो अब करंटली कोई ऐसा एक मेंटोर मुझे बता नहीं सकते तुम लोग जो कि मैड होम का ट्रेड ना हो, हाल तो वो खुद माने या ना माने, लेकिन मुझे मेरे पास सबकी रसीदें हैं खैर मुझे जरूरत नहीं है इस चीज पे बात करने की, एवरीवन इज डूइंग वेल, बट व्हाई ओनली मैड होम आई विल शो यू लेटर आफ्टर दिस टूर, मैं बाद में कराऊंगी। बट अभी ये देख लें कि इस कक्षा में क्या होगा। ये 15 अगस्त से 25 सितंबर तक होगी, ये 40 डेज का स्टडी प्लान है, ठीक है। ओरिएंटेशन सेशन अभी हमने दिया है इसका, इसमें आपकी सिलेबस कंपाइलेशन होगी बाय एनी मीन, और ये मैंने इसके लिए 12 लाइव सेशन प्लान किए हैं, 1-2 एडिशनल हो जाएंगे मॉक के। इसमें हर मॉड्यूल के जो भी रोल प्ले के सेशंस हैं, स्ट्रक्चर डिस्कशन है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट के साथ कवर की जाएगी, स्पेशल क्लासेस होगी लेबर मॉड्यूल पे, स्किल्स पे, क्लिनिकल गवर्नेंस पे। इसके अलावा आपको एफसीपीएस और एमसीपीएस के जो अभी एक्सटेंडेड टॉक्स एग्जाम हुए हैं वो कवर कराए जाएंगे, ठीक है। और आपको डेली प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे ताकि आप लोग भी जो है परफॉर्म करते रहो। पैसिव लर्नर वैसे पास तो हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी उनकी मुश्किल ही रहती है, तो एक्टिव लर्नर बने। लाइव सेशंस हर मंडे और फ्राइडे को होंगे। पहला लाइव सेशन एमसीपीएस के पेपर पे ही होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए? क्या बात है? अच्छा, तो पहला लाइव सेशन एमसीपीएस के साथ होगा, क्योंकि तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बट कुछ कैंडिडेट रह भी गए हैं, उनसे मैं डिस्कस करनी है, तो मैं आप लोगों को भी इनवाइट करूंगी, बट आप लोगों को सेपरेटली मैं आफ्टर सॉल्विंग दिस पेपर डायबिटीज भी कवर कराऊंगी, ठीक है। इसके आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी, और जिन जिन बच्चों को ये टास्क मिलेगा वो पर तो मैंडेटरी है ना, परफॉर्म करेंगे। सेशन सारा टीचिंग नहीं होंगे, साइड बाय साइड होगा, आपके मॉक भी होंगे, और आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे तो देन आई विल टीच। 19 को मेडिकल डिसऑर्डर की एनीमिया, अस्थमा, कार्डियक थायराइड की क्लास होगी, क्योंकि चारों के चारों एक जैसे ही लिखते हैं जब चीफ कंप्लेंट बन के आते हैं। 22 को फिटल मेडिसिन यूनिट पे होगा, हाइपरटेंशन, आईयूजीआई एनॉमलीज करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बड़े रेलेवेंट होते हैं। फिर 26 को सीकेडी, जॉन्डिस, एपिलेप्सी कवर करेंगे। 29 को लेबर करेंगे, लेबर 2 मॉड्यूल्स में कवर करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है, लंबा भी बहुत है। तो एक में सीटीजीज को कैसे आपने एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है, और इस पे आपने एक्शन लेना है, या लेबर केयर गाइड को कैसे आपने रीड करना है और ड्रॉ करना है, इसकी फाइंडिंग्स को एनालिसिस करना है और अपनी रिकमेंडेशन देनी है। पार्टोग्राफ वैसे अब आना तो नहीं चाहिए, लेकिन एमआई में आ चुका है आफ्टर इवन लेबर केयर गाइड, तो एक दफा इसको भी करेंगे। सर्जरीज करेंगे, एपी, ओसीज, सर्कलाज, हिस्टेक्टमीज, ठीक है, सिजेरियन स्पेसिफिकली। और जो सेकंड क्लास होगी ओब्स की, उसमें हम ओब्स ईआर पे कमेंट करेंगे। इसके अलावा ब्रीच, शोल्डर डिस्टोशिया, नॉर्मल डिलीवरी, सीवीआईपीडी, प्रोलैप्स, पीपीएच, इन्वर्जन, रिटेन प्लेसेंटा रप्चर, एपीएच, पाथवे, ये आया भी हुआ एग्जाम में प्रीवियस, ठीक है, क्रीटा एंड एब्रप्शन। 5 सितंबर को ओंकोलॉजी पे क्लास होगी, ये हम कवर कर लेंगे, नो वरीज, क्योंकि थ्योरी की रिवीजन है। बट 9 को प्री मेलियल कंडीशंस पे भी होगा, जैसे पार्थोलिक एलएस, डर्माटोसिस, सिंगवेन, ओवेरियन सिस्ट, बिनाइन जो होती है। 12 सितंबर को इनफर्टिलिटी पे होगा, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी फर्टिलिटी, मेल फैक्टर, ऑर्गन एक्सप्लेन को हम कैसे डिफरेंट स्टेशंस होंगे रोल प्लेयर के, स्ट्रक्चर डिस्कशन के, वो देखेंगे। 16 को एचएमबी, फाइब्राइड, एडिनोमाइसिस और वेरियस बायोप्सी रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन ये करेंगे। 19 को यूरोगाइनी का होगा, पॉजिटिव डायनामिक ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड प्रोलैप्स के वेरियस सर्जिकल स्टेप्स। 23 को कुछ सेशंस हैं जो मैंने हमारे 3 की बुक से कराने हैं, और वो फिर एग्जाम चलते भी रहेंगे आपके, और यहाँ हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा, बस खत्म। अच्छा, अब इसके बाद लाइब्रेरी एक्सेस आपको क्या मिलेगी? लाइब्रेरी एक्सेस में आपको एफसीपीएस जुलाई के साल पेपर्स मिलेंगे, एमसीपीएस के मिलेंगे, डेमो स्टेशंस मिलेंगे हर मॉड्यूल के, ठीक है। और 7 मॉड्यूल्स हैं ये टोटल। थ्योरी रिवीजन करवाई जाएंगी, क्योंकि थ्योरी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, थ्योरी भी पढ़ानी पड़ेगी दोबारा से, बट पढ़ाने से मुराद है कि आपको समरीज मिलेंगे, आप खुद रीड करोगे, बट दे विल बी वेरी फोकस्ड, ओरिएंटेड, गप्पे नहीं होंगे, बस टू द पॉइंट होंगी। और ग्रुप एक्टिविटीज डेली चलेगी, एबीसी ग्रुप में भी चल रही होती हैं। समटाइम एबीसी ग्रुप में कुछ बच्चे इतने एस्टोनिशिंग होते हैं ना, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि आई बिकम यू नो, मैं कंपेल्ड हो जाती हूँ कि मैं उनके चीजें जो है ना आपको सेपरेट भी दूँ, क्योंकि एबीसी ग्रुप में इतना कुछ डिस्कस हो रहा था, आपको मिलता नहीं है, तो फिर मैं वो चीजें लाइब्रेरी में डाल देती हूँ।
ठीक है, डेली एक्टिविटीज एबीसी में भी चलेंगी, टास्क चलेंगे। और अच्छा देखें, आफ्टर 25 सितंबर क्या करना है? अगर एग्जाम अक्टूबर में होता है या चलो दिसंबर में होता है, ये वैसे अपना बातों से मुकर भी जाते हैं, इनकी टेंटेटिव डेट होती है, टेंटेटिव जो इनका रिटायर्ड है पिछला। बट आपने क्या करना है, आपने कंटिन्यू करनी है अपनी एक्टिविटीज इन एबीसी ग्रुप में। आई विल कीप ऑन सेंडिंग टास्क। बट कुछ स्टूडेंट्स बड़े फ्रेजाइल होते हैं, दे नीड मोर पर्सनलाइज्ड स्पोर्ट। उनके लिए सेपरेट कोर्स आई विल अनाउंस। अगर मुझे महसूस होगा आपके सेशन में कोई बच्चे को ज्यादा स्पेशल केयर चाहिए, बट देयर विल बी अ सेपरेट ग्रुप कोर्स, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। उसमें 1-to-1 होंगी या उसमें वो परफॉर्मेंस के ज्यादा हो जाएंगे, बट वो तभी कर पाओगे ना जब अभी अच्छा पढ़ोगे 40 डेज में, ठीक है? तो फिर उन फ्रेजाइल स्टूडेंट्स के लिए आई विल डिस्कस इंडिविजुअल सिचुएशंस एंड अच्छा दूसरा ये कि अभी जो एमसीपीएस के बच्चे मेरे पास हुए हैं, कुछ रह भी गए हैं, उनके लिए एक अलग से सेशन होगा, नो वरीज। मैं पहले बता चुकी हूँ 15 अगस्त को होगा, ठीक है? अब आई वांट टू शो यू समथिंग। अच्छा ये तो मैं बुक बना रही थी। ओके छोड़ो ये तो। ओके तो ये आपका पहला मॉड्यूल होगा, नजर आ रहा है वैसे? तो जैसे ये पहला मॉड्यूल है ना क्लिनिकल गवर्नेंस पे, इसमें आपको लाइब्रेरी एक्सेस मिल जाएगी कि एंग्री पेशेंट के साथ क्या करना है। होपफुली बस आपको नजर आ रहा है। मोलर बीबीएन कैसे करनी है और एस बार रूल क्या होता है, ठीक है? मतलब आपको जो पिछले मेरे कोर्स के कंटेंट है ना उनके मैं एक्सेस दे दूंगी, लेकिन आपके लाइव सेशन तो होंगे ही। तो ये ग्रुप नंबर 1 की जो है आप समझ लें एक्टिविटीज हैं। जैसे कुछ पम्फलेट है डाउन सिंड्रोम का, पहले से मैंने इस पे अपना एनालिसिस भेजा हुआ है, ठीक है? या ये कुछ हेल्पिंग मटेरियल है इस ग्रुप में। क्लिनिकल गवर्नेंस का मॉड्यूल जो है उसकी बात हो रही है। या खुल क्यों नहीं रहा? जेंडर डिस्फोरिया, HIV के स्टेशंस कैसे करने हैं, ठीक है? बायोस्टैट्स के क्या स्टेशंस होंगे, तो ऑडिट कैसे करना है, ये बहुत सारी बातें। मतलब ये दे आर रेडी ग्रुप्स। होएवर जो पिछले बैच के साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने इस ग्रुप में पहले ही अपलोड कर दी हैं। द मोमेंट यू विल जॉइन आवर कोर्स आपको इसकी ना एक्सेस हो जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट मॉड्यूल। अच्छा वो है, आपने बस अपने सर्च बार में फास्ट लिखना तो ये सारे मॉड्यूल्स आते रहेंगे। तो अब हम 2 मॉड्यूल चूज करते हैं। 7 मॉड्यूल में आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे, FCPS के भी और MCPS के भी जो अभी तक हुए हैं। जस्ट एक मिनट। जैसे FCPS जुलाई के जितने स्टेशन थे जनरल गायनी के, ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस के या सेक्सुअल असॉल्ट के, ये सारे ऑन्कोलॉजी के या जो भी DBD के स्टेशन आए हैं जुलाई में, लेबर के गाइड, और ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी द मोमेंट यू विल ज्वाइन आपको मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लाइव सेशंस भी चलते रहेंगे। फिर लेट्स सपोज अगर हम ये ग्रुप देखते हैं, ये लेबर का ग्रुप है। इसमें जितने भी जैसे स्टेशंस थे
अभी FCPS में आए थे लेबर के, वो सारे मैंने एक ही सेशन में उनको बना दिया, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसी में आपको जो है लेबर के जितना भी थ्योरी कार्ड्स हैं वो भी इधर ही मिल जाएंगे, ठीक है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो चलें, वो सारा मटेरियल है लेकिन उसको बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। आप लेबर का मॉड्यूल खोलेंगे उसमें हर चीज होगी बट लेबर की होगी। इसी तरह आप खोलेंगे यूरोगाइनी का मॉड्यूल, उसमें हर चीज होगी बट सिर्फ यूरोगाइनी की होगी और अकॉर्डिंग टू एक्सटेंडेड टॉक्स ही होगी। आप ऑन्कोलॉजी का खोलेंगे उसमें हर चीज ऑन्कोलॉजी की होगी। आप पास पेपर्स का ग्रुप खोलेंगे उसमें हर चीज सिर्फ पास पेपर्स की होगी, ठीक है। तो इट विल मेक योर लाइफ इजी। अच्छा, वाई टू ज्वाइन मैड होम, तो अभी ये लोग पास हुए हैं MCPS के। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इनके अलग से, अमन ना शोर मचा, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अलग से बनाती, बट ये मिल भी जाएंगे आपको इनके सक्सेस स्टोरी। लेकिन ये सारे पास हो गए हैं। महद असका नाम है इनका, ये बड़ी अच्छी कैंडिडेट है मेरी, और आप देखेंगे हर दफा ही एक्टिव होती थी। यास्मीन को आप सुनेंगे, वो हर दफा बड़ी अच्छी एक्टिव होती थी, और अप्रॉक्सीमेटली 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो MCPS के पास हुए हैं। तो एंड दे वर लाइक यू, सबने यही कुछ पढ़ा था जो आप पढ़ेंगे, तो ये हो सकते हैं तो आप लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑनवर्ड ये सारे बच्चे जो हैं, ये इनकी अपनी ओरिजिनल फैब्रिकेटेड कुछ भी नहीं है इन फ्रंट ऑफ यू। इनके फीडबैक, इनके रिमार्क्स, एवरीथिंग। अमन क्या कर रही हो? अच्छा, इसके अलावा ये लोग अलग से पास हुए हैं। ओके, इसके अलावा जो पिछले भी इसका जो रिजल्ट था FCPS का लास्ट टाइम, वो मैं दिखाती हूँ। ये पिछला FCPS का रिजल्ट है, जो लोग पास हुए हैं। आयशा, महक, चंदा, सहर, हिफ्जा, मैनी मोर, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 60+ स्टूडेंट्स। तो जब ये हो सकते हैं ना, तो आप भी हो सकते हो। दिस आई एम जस्ट शेयरिंग फॉर मोटिवेशन। चलें।
जी, any query you want to discuss? If you want to join, you can join. The number है 030148439695. Or now you can ask your queries. या तो क्यूरी छोड़ी नहीं मैंने कोई, या फिर आपने सुना नहीं कुछ. Yes. You can unmute yourself. Now. मैम ये बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, मतलब वगैरह कौन कौन सी साथ साथ रीड करनी है टॉक्स के लिए? टॉक्स के लिए ना ये बुक्स हैं. These are. मैडम नजर नहीं आ रहा स्क्रीन. एक तो ये बुक है, ये करंटली इट विल टेक 1 week मोर, इट विल बी अवेलेबल. इसमें जो स्टैंडर्ड टॉक्स पे है, कुछ मैंने मॉडल्स पेपर बनाए हैं 50 के करीब, वो होंगे. और हर पेपर में 12 स्टेशन होंगे. आप सोच लें कितने स्टेशन कवर होंगे आपके. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जुलाई और एमसीपीएस के भी स्टैंडर्ड टॉक्स होंगे. दिस बुक इज मस्ट बुक, मतलब ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते. इसके अलावा में नहीं मिल रही होती. मैंने पिछली दफा क्यूरी के लिए बहुत कोशिश की पर मुझे नहीं मिली थी. कहीं से ऑनलाइन हम इसे मंगवा सकते हैं? ऑनलाइन तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल. आप अभी इसी नंबर पे जो मैंने शो किया था कांटेक्ट करें. आप होम डिलीवरी करा रहे हैं. होंगी अगर आप इसे हैदराबाद में भी तो पहुंचा देना. ये बुक तो मार्केट में भी अवेलेबल है जो आपके सामने है. ये कम्प्रिहेंसिव टॉक्स की बुक है. आपने बनाई है वो आप अवेलेबल करवाएं. अच्छा, ये करंटली तो ये होम डिलीवरी पे ही होगी, क्योंकि इट विल टेक टाइम के प्रिंट हो और बड़ी इसमें इश्यूज होते हैं. तो करंटली ये होम डिलीवरी होगी आपके अटेम्प्ट में. आपके अटेम्प्ट के बाद वाले लोगों के लिए ये बुक फॉर्म में भी अवेलेबल होगी. तो ये 2 बुक्स तो ना मस्ट बुक हैं. एक इनसाइड इनटू कम्प्रिहेंसिव ओस्कीज या टॉक्स कह दें इसको. ये तो मार्केट में भी अवेलेबल है. आप इसको होम डिलीवरी भी करा सकते हैं 030148439695 पे ऑर्डर करके. और बाकी एमआरसी 3 बुक्स में अगर आपने कुछ खरीदना है तो लिजा जोल की एक ले ले. दैट्स ऑल, बस काफी है. मैडम अगर हम लोग ये ये टॉक्स का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो फिर ये बुक्स अगर इशू हो मंगवाने में तो बुक्स को क्विट कर सकते हैं? जैसे अगर आप कोर्स में कोर्स ज्वाइन कर रहे हो फिर तो मैं नहीं सोचती कि बुक्स की जरूरत है. ये सारी की चीजें वही हैं जो कि मैंने पढ़ानी है आपको. आप ये समझे ना, ये बुक अगर बोलने लग जाए तो ये टॉक्स का कोर्स बन जाएगा. ठीक है मैडम, वो क्योंकि मैंने कोर्स ज्वाइन किया था लेकिन अभी बुक्स मुझे यहाँ पे थोड़ा मंगवाने का इशू है, इस वजह से मैं बुक्स नहीं ले सकी. तो कुछ ये ना हो गया एक्स्ट्रा हो, ये जो भी आप कह रही हैं 1 वीक तक आएगी बुक. नहीं, नो वरीज. इफ यू आर इनटू माय कोर्स, मुझे तो सोचती हूँ आपको बुक्स की जरूरत ही नहीं है. विदाउट बाइंग सिंगल बुक यू कैन पास इट एंड पीपल हैव पास्ड. इस पेपर में जो है मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसे पास होना है. आपके मॉड्यूल में हर चीज होगी, आप वहां से पढ़ लें, परफॉर्म करें, प्रैक्टिस करें. मैम डेली बेसिस का हमें किस तरह से तैयारी, मतलब कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए? आपके ग्रुप के साथ साथ पढ़ेंगे या कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज करें? नो, मैं पढ़ने के लिए आपको बताऊंगी कि आपने ये पढ़ना है. लेट्स सपोज इफ यू आर डूइंग लेबर मॉड्यूल, तो 10 दिन के लिए आपने सिर्फ लेबर ही कवर करना होगा. अगर हमने अभी स्टार्ट करना है मेडिकल डिसऑर्डर, तो अगले 10 दिन सिर्फ मेडिकल डिसऑर्डर पे ही है, मेडिकल एंड फीटल मेडिसिन पे. उस पे आपने और कुछ नहीं करना. आपने इसकी थ्योरी रिवाइज करनी है और इसके जो स्टैंडर्ड स्टेशंस हैं जो कि मैं आपको दूंगी, हम एग्जाम लाइव सेक्शन में कवर करेंगे, आपने वैसे ही करना है. दैट्स ऑल. मैडम अभी ये प्रॉपर्ली कब से स्टार्ट होगा ग्रुप? प्रॉपर जो इसका स्केड्यूल होगा टॉपिक्स वगैरह का? 15 अगस्त. मैम ये किस ग्रुप में आप शेयर करेंगी ये सब चीजें? Once you will join us,
इनके स्कूल पता नहीं कब शुरू होंगे। चलो, once you will join us, then you will be added in respective groups. There will be 7 groups according to your modules and one will be for discussion and for links. तो इस तरह से होगा। मैम मैम जो मैं ऑलरेडी इसके साथ आपकी ये थ्योरी जो, ग्रुप का हिस्सा है वो भी इसको ज्वाइन करें अलग से, या वो तो आपके उसी के साथ? थ्योरी ग्रुप तो अब आपकी थ्योरी हो गई है ना, अब आपने टॉक्स करने हैं। इट इज सेपरेट ग्रुप, सेपरेट मेथड टू मैम प्रिपेयर जो फॉर। स्टूडेंट्स आपके पास शुरू से हैं उनके लिए कोई डिस्काउंट है? बिल्कुल बिल्कुल है। देयर इज सेपरेट रजिस्ट्रेशन फीस फॉर मैड होम स्टूडेंट्स एंड सेपरेट फॉर न्यू स्टूडेंट्स। आप इधर कांटेक्ट करेंगे ना, जैसे शी विल हेल्प यू। मैडम मैंने तो फुल उस पे पेमेंट पे ज्वाइन किया, हालांकि मैं उसमें थी आपके साथ थ्योरी कोर्स में भी। द मोमेंट यू टॉक विद अस, हमें पता होता है ना, ग्रुप सारे होते हैं कि कहाँ कहाँ ऑफ हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको ही बताया जाता है। नए स्टूडेंट्स से जो कन्वर्सेशन होती है वो डिफरेंट होती है। मैडम जो टॉक्स में न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फुल होगा, जो टॉक्स में ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्काउंट नो होगा? नो, जो थ्योरी में स्टूडेंट्स थे उनके लिए डिस्काउंट है, बट जो टॉक्स में स्टूडेंट थे उनके लिए ज्यादा डिस्काउंट है। लेट्स सपोज अभी एमसीपीएस और एफसीपीएस के स्टूडेंट्स जिन्होंने रीजॉइन करना है, दे विल हैव मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि वो मैम अगर थ्योरी वाले स्टूडेंट्स ने फुल कर दी हुई है पेमेंट, तो वो नबीरा से ही कांटेक्ट करेंगे जो डिस्काउंट था या नहीं था जी? बिल्कुल बिल्कुल। अव्वल तो उसने आपको बताई ही आपके अकॉर्डिंग है, क्योंकि शी हैज एवरी रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्टूडेंट। लेकिन डिफरेंट है पैकेजेस, ऐसा नहीं है कि किसने मैडम को कभी ज्वाइन ही नहीं किया और वो उसकी फीस भी वही हो। जी मैडम, वो थ्योरी वालों के लिए थोड़ा सा तो होना चाहिए डिस्काउंट, क्योंकि थ्योरी देयर वालों ने इज, आई वो एम टेलिंग, एमसीक्यू भी नहीं। आई एम टेलिंग यू देयर इज। ओके।